हमेशा ओपन रहने वाले ड्रैगन कंट्री ने अचानक अपने बॉर्डर्स बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सारे चलते हुए कंस्ट्रक्शन रोक दिए और देश की पूरी ताकत 34 स्टील सिटीज बनाने में लगा दी। इसी के साथ इमरजेंसी में 80 लाख सोल्जर्स की भर्ती शुरू की और पूरी आर्मी लेवल 1 कॉम्बैट मोड में आ गई। इतने तगड़े एक्शन से वेस्टर्न कंट्रीज की टेंशन बढ़ गई, पर वो ड्रैगन कंट्री का असली इरादा समझ नहीं पाए। वो बस अपना विरोध जताते रहे और मीडिया के थ्रू अटैक करते रहे। देखते ही देखते ड्रैगन कंट्री पूरे ब्लू स्टार का अकेला हॉट टॉपिक बन गया। पर बाहर वालों के सवालों और रुकावटों के आगे ड्रैगन कंट्री ने अपना पुराना शांत एटीट्यूड छोड़ दिया था। उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सारी रुकावटें रास्ते से हटा दी, क्योंकि ड्रैगन कंट्री को अचानक पता चला था कि एक हफ्ते बाद मिथोलॉजिकल एरा आने वाला है। उस टाइम अनगिनत गॉड्स और डीमंस ब्लू स्टार पर आक्रमण करेंगे। और ये होश उड़ा देने वाली खबर मेरे फोन के कचरा मैसेज से आई थी। मैसेज पर साफ लिखा था, टेल नंबर 8848 यूजर कांग्रेचुलेशंस, आपको मिथोलॉजिकल एरा आने से पहले का इकलौता क्लोज्ड बीटा टेस्टिंग क्वालिफिकेशन मिल गया है। पहला रिचार्ज 648 का करें और लेजेंडरी प्रोफेशन पाएं। ये फालतू मैसेज देखकर मैं इसे बिना सोचे डिलीट करने ही वाला था, पर अगले ही सेकंड फोन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने गेम डाउनलोड करके ओपन कर दिया। मैं अपनी उंगलियां दबा दबा कर थक गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फोन में वायरस आ गया है? जैसे ही मैं इसे स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करने वाला था, अचानक मेरे फोन से एकदम सॉलिड और दमदार म्यूजिक बजने लगा और अगले ही पल तरह तरह के अजीब और खतरनाक बीस्ट्स मेरे सामने स्क्रीन पर आने लगे। इसकी एकदम रियल और मस्त ग्राफिक्स देकर मैं वहीं का वहीं सुनना पड़ गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये गेम तो वाव से भी बढ़िया है, तभी फोन पर एक और नोटिस आया, रिस्पेक्टेड बीटा प्लेयर, कांग्रेचुलेशंस, आपने बीटा क्वालिफिकेशन एक्टिवेट कर लिया है। ये गेम मिथोलॉजिकल एरा के हेवनली टाओ कॉन्शियसनेस ने खुद बनाया है। ये ब्लू स्टार के लोगों के बचने का आखिरी मौका है। ध्यान दे, मिथोलॉजिकल एरा ठीक एक हफ्ते बाद आएगा। 7 दिन बाद बीटा क्वालिफिकेशन वापस ले लिया जाएगा और गेम पूरी तरह बंद हो जाएगा। प्लेयर्स के इन गेम कैरेक्टर की पावर 100% उनकी रियल लाइफ बॉडी में आएगी, पर पहले 6 दिन हर दिन कैरेक्टर के बेसिक स्टैट्स का सिर्फ एक हिस्सा यानी 10% ही फीडबैक मिलेगा, जब तक कि 7वें दिन की सुबह पूरी पावर ना मिल जाए। ये एक के बाद एक आने वाले प्रॉम्प्ट्स देखकर मेरा दिमाग घूम गया। क्या सच में ये गेम रियल है? खैर, मैं वेला ही था तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं और मैंने खेलना शुरू कर दिया। इस गेम की स्टोरी ऐसी थी कि एलियन बीस्ट्स ने इंसानों पर आक्रमण कर दिया है और इंसान प्रोफेशंस अवेकन करके उनसे लड़ते हैं। प्रोफेशंस मेनली 3 हिस्सों में बढ़ते थे, कॉम्बैट, लाइफस्टाइल और सपोर्ट। लो से हाई लेवल तक इनको नॉर्मल, एडवांस्ड, रेयर, लेजेंडरी और आखिर में मिथिकल प्रोफेशंस में रखा गया था। इसके अलावा कुछ एकदम इकलौती औकात वाले हिडन प्रोफेशंस भी थे। जब मैं गेम की डिटेल्स पढ़कर वापस स्क्रीन पर आया तो मैंने देखा कि गेम कैरेक्टर तो अपने आप बन चुका था और वो बिल्कुल मेरे असली चेहरे और नाम पर बेस्ड था। ये देखकर मुझे गेम के सच होने पर और ज्यादा भरोसा होने लगा। मैंने टाइम देखा, अभी शाम के 7 बज रहे थे। ये सच है या झूठ कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। तो मैं गेम की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके प्रोफेशन ड्रॉ पूल पर चला गया ताकि अपना प्रोफेशन निकाल सकूं। ये फायदा सिर्फ बीटा प्लेयर्स के पास था। असल दुनिया के लोग तो सिर्फ अवेकनिंग के टाइम ही अपनी किस्मत आजमा सके थे और एक बार प्रोफेशन चुन लिया तो वो सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगा। रूल्स पढ़कर मैं थोड़ा सीरियस हो गया। प्रोफेशन ड्रॉ पूल पहली बार फ्री था, उसके बाद ड्रॉ करने के लिए गेम कॉइन्स या गिफ्ट पैक्स खरीदने पड़ेंगे। मैंने तुरंत फ्री ड्रॉ पर क्लिक किया। वैसे भी जब तक मैं बाइंड नहीं करता मैं ड्रॉ करता रह सकता था। इस चीज ने मुझे इन्फिनिट चॉइसेस दे दी थी। कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने नॉर्मल प्रोफेशन फार्मर ड्रॉ किया है। ये एक लाइफस्टाइल प्रोफेशन है। एक्टिवेट करने के बाद खेती बाड़ी में आपके पास सुपर टैलेंट होगा। ये देखकर मैं हल्के से हंसने लगा। सही बात है, मुफ्त की चीजें कभी अच्छी नहीं होती। चलो कोई नहीं, थोड़े पैसे लगाते हैं। मैंने तुरंत रिचार्ज मॉल चेक किया। प्रोफेशन ड्रॉ गिफ्ट पैक्स के 10 से ज्यादा टीयर्स थे, 68, 98, 128, 328, 648। मैंने हिसाब लगाया, इन सब पैक्स को मिलाकर मुझे करीब 500 ड्रॉज मिलेंगे और हाई लेवल पैक्स में लेवल अप एक्सपीरियंस पिल्स भी थी। पैसे कम उड़ाए जाने वाले रूल को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले 68 वाले 8 पैक्स खरीदे। इससे मुझे पूरे 70 ड्रॉज मिल गए। पर 2.5 मिनट बाद मुझे इस गेम का सबसे गंदा मजाक समझ आया। भाई, इन पूरे 70 चांसेस में मुझे सिर्फ 2 रेयर प्रोफेशंस मिले और वो दोनों भी लाइफस्टाइल वाले थे। मैंने गुस्से में दांत पीसे और 128 वाले 3 पैक्स और खरीद लिए। फिर मैं बाथरूम गया, हाथ मुंह धोया और वापस आकर ड्रॉ करना शुरू किया। इस बार पूरे 80 ड्रॉज थे और जो सबसे बेस्ट मिला वो एक लेजेंडरी प्रोफेशन था, पर वो भी एक हीलर नैनी का। मैं गुस्से से कांपने लगा था, पर जैसे ही मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, अचानक एक अलग ही म्यूजिक बजने लगा। गेम के अंदर गोल्डन लाइट चमकी और स्क्रीन पर धमाका हुआ। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने मिथिकल प्रोफेशन हीरोइक स्पिरिट समनर ड्रॉ किया है। ये एक कॉम्बैट प्रोफेशन है। आप मरे हुए हीरोइक स्पिरिट्स को अपने साथ लड़ने के लिए बुला सकते हैं। हर 10 लेवल्स पर एक हीरोइक स्पिरिट समन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़कर मेरा चेहरा देर तक अजीब बनता रहा। मैंने दांत पीसे और दोबारा ड्रॉ पर क्लिक किया। हालांकि मिथिकल प्रोफेशन सबसे हाईएस्ट लेवल का था, पर आम लोग भी इसे अवेकन कर सकते थे।
मैं ब्लू स्टार का अकेला बंदा था जिसके पास ये गेम था। अगर मैं सिर्फ एक मिथिकल प्रोफेशन बाइंड करूंगा तो थोड़ी बेइज्जती नहीं लगेगी? कम से कम एक इकलौता हिडन प्रोफेशन तो होना ही चाहिए ना। बस पैसे ही तो लगने हैं, अपने पास हैं। ये सोचकर मैंने आखिरी फैसला लिया और बचे हुए सारे गिफ्ट पैक्स खरीद लिए। उसके बाद मैं पागलों की तरह लगातार ड्रॉ करने लगा। लगता है ऊपर वाले ने मेरी मेहनत देख ली थी। अचानक मेरे सामने रंग बिरंगी तलवारों की परछाइयां आसमान से गिरती हुई दिखीं। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने हिडन प्रोफेशन केओस स्वॉर्ड मास्टर ड्रॉ किया है। ये एक कॉम्बैट प्रोफेशन है। बाइंड करने के बाद आपको केओस स्वॉर्ड बॉडी मिल जाएगी। एलियन बीस्ट्स को मारने पर डबल एक्सपीरियंस मिलेगा। सारे स्वॉर्ड पाथ स्किल्स अवेकन हो जाएंगे और स्वॉर्ड स्किल्स का इफेक्ट 100% बढ़ जाएगा। ये डिटेल्स पढ़कर मेरी सारी टेंशन गायब हो गई। आखिरकार मैंने ये ड्रॉ कर ही लिया। मुझे नहीं पता इससे तगड़ा कोई और हिडन प्रोफेशन है या नहीं, पर अब मेरी जेब पूरी तरह खाली हो चुकी थी और सिर्फ 10 ड्रॉज बचे थे। मुझ जैसे अनलकी इंसान को इससे अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला था, तो मैंने सीधा बाइंड कर क्लिक कर दिया। रिस्पेक्टेड बेटा प्लेयर चेन शुआन, कंग्रेचुलेशंस, आप केओस स्वॉर्ड मास्टर बन गए हैं। आपको केओस स्वॉर्ड बॉडी मिल गई है और आपने स्पेशल एलिमेंट की स्वॉर्ड स्किल लिंक योंग स्वॉर्ड स्लैश अवेकन कर ली है। फोन की स्क्रीन पर यह पढ़कर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो एकदम लकी निकला। पहली बार में ही इतना तगड़ा स्पेशल एलिमेंट अवेकन हो गया। बिना किसी देरी के मैंने पैक्स से मिली सारी एक्सपीरियंस बिल्स दबा दी। मेरा लेवल 1 का कैरेक्टर सीधा लेवल 40 पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद प्रोफेशन पैनल ओपन हुआ। नाम चेन युआन, प्रोफेशन केओस स्वॉर्ड मास्टर, लेवल 40, पावर 1276, फिजिक 1767, स्पिरिट 2852, इक्विपमेंट नन, प्रोफेशन स्किल्स स्पेशल टाइप लिंक योंग स्वॉर्ड स्लैश, आइस टाइप फ्रोजन माइल्स, थंडर टाइप स्वॉर्ड गॉड थंडर, डार्क टाइप डार्क डोमेन डिस्ट्रक्शन, प्रोफेशन टैलेंट लेवल 50 के बाद खुलेगा। ये सब देकर मैंने सेटिस्फैक्शन से अपना सिर हिलाया। आम इंसान की पावर, फिजिक और स्पिरिट ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट तक ही होती है, पर तभी मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। टाइम देखा तो रात के करीब 8 बज रहे थे। मैंने अपने कैरेक्टर को ऑटो गेम पर डाला ताकि वो डंजन क्लियर करके एक्सपीरियंस ले सके और मैं खुद कुछ खाने चला गया। इस वक्त मेरे अंदर एक बेचैनी आग लगा रही थी, क्योंकि पिछले 1 घंटे में मैंने करीब 9,000 रुपए गेम में उड़ा दिए थे। महीने के 4,000 कमाने वाले आम आदमी के लिए ये लिमिट से बाहर था, इसलिए मेरी और पैसे डालने की हिम्मत नहीं हुई। अगर ये गेम फेक निकला तो मुझे सड़क पर आना पड़ेगा। पता नहीं रात 12 बजे ये गेम वाली पावर सच में मेरी बॉडी में आएगी भी या नहीं। टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं था। गेम अपना लेवल बढ़ा रहा था और मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने फिर से फोन उठाया और गेम की डिटेल्स ध्यान से पढ़ने लगा। मिथोलॉजिकल एरा का पूरा प्रोफेशन लेवल सिस्टम कुछ इस तरह था। बेसिक 100 लेवल, किंग रेल्म, ट्रू किंग, लेजेंडरी, होली वेनरेबल और मिथिकल मोनार्क। मिथिकल मोनार्क के ऊपर एक स्टारी स्काई एम्परर का लेवल भी था, पर वो ग्रे कलर में था, जिसका मतलब था कि मैं उसे अभी देख नहीं सकता। इसके अलावा गेम के अंदर इतने सारे गिफ्ट पैक्स थे कि गिनना मुश्किल था। कुछ पैक्स की प्राइस तो मेरे होश उड़ा देने वाली थी, जैसे एक लग्जरी वीआईपी पैक था जिसमें बस एक ही चीज थी, एक ऐसी अवेकनिंग स्टोन जो रियल दुनिया में जल्दी लाई जा सकती थी, और उसकी कीमत पूरे 1 बिलियन 100 करोड़ थी। अगर मिथोलॉजिकल एरा का आना सच था तो ये कीमत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ऐसी चीज के लिए तो बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े होते। इसके बाद मैंने लगभग हर एक गिफ्ट पैक को खोलकर ध्यान से देखा। कुछ चीजें देकर मेरा मन ललचा गया, पर उनकी कीमत देकर मुझे पीछे हटना पड़ा। मेरी जिंदगी भर की कमाई इन पैक्स का एक कोना भी नहीं थी। मॉल की बाकी चीजें देखने के बाद मैंने बीस्ट गाइड चेक की। ये गाइड शायद सारे टाइप्स के बीस्ट्स को कवर नहीं करती थी, पर इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भरी थी। कुछ बीस्ट्स का लेवल तो मिथिकल मोनार्क का था और उनकी पावर्स अजीबोगरीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मिथिकल चिड़ियाघर में आ गया हूँ। तभी धड़कते दिल के साथ आखिरकार रात के 12 बज गए। जैसे ही फोन का टाइम 00000 हुआ, फोन के अंदर से एक आवाज आई। रिस्पेक्टेड बीटा प्लेयर चेन शुआन, कांग्रेचुलेशंस, आपने पहले दिन ही अपना लेवल 45 कर लिया है। आपकी रियल बॉडी को 10% बेसिक स्टैट्स की पावर फीड की जाएगी। भाई, गेम कैरेक्टर की स्टैट्स हजारों में थी और उसका 10% भी कुछ 100 पॉइंट्स होता है। आम इंसान की 10 पॉइंट्स के लिमिट के आगे ये स्टैट्स मुझे ब्लू स्टार पर इनविंसिबल बना देंगी। अचानक मेरे पूरे कमरे में चमकती हुई रोशनी फैल गई। हवा में सुनहरे लाइट्स बने और फिर एक तूफान की तरह मेरी बॉडी के अंदर घुसने लगे। ये सुकून इतना ज्यादा था कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। मैं ठीक से महसूस कर सकता था कि मेरे बॉडी के सेल्स फुल पावर से भर रहे हैं। एक जबरदस्त ताकत मेरे अंदर दौड़ने लगी थी, यहाँ तक कि मेरी पीली स्किन भी एकदम साफ और मुलायम हो गई थी। इस वक्त मैं साफ देख सकता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ, पर मैं एग्जैक्टली कितना स्ट्रांग हुआ हूँ इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये कंफर्म करने के लिए मैं उठा और किचन में गया। मैंने एक फ्रूट नाइफ उठाया और अपने पैर पर जोर से मार दिया। बिना किसी डाउट के जो चीज टूट कर गिरी वो फ्रूट नाइफ था। भाई, सच में मेरी लॉटरी लग गई। ये तो बस पहले दिन की आई हुई पावर थी। जब सारी पावर मिल
जाएगी तब मैं किस लेवल पर हूँगा। इसके बाद मेरे किचन के सारे बर्तन मेरी उस ताकत का शिकार बन गए। स्टील के पतीले को मैंने एक हाथ से दबाकर बॉल बना दिया, चाकू को अपनी 2 उंगलियों से ही तोड़ दिया, यहाँ तक कि वो बर्तन धोने वाला स्टील का जूना भी मुट्ठी भेजते ही एक तार बन गया। ढेर सारे टेस्ट करने के बाद मेरा उड़ता हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ। अब ये पक्का था कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड रियल है। भले ही मिथोलॉजिकल एरा का आना इंसानों के लिए गॉड बनने का एक मौका हो, पर शुरुआत में ये एक बहुत बड़ी आफत होगी। अचानक अटैक होने से न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले बड़े देश भी बहुत नुकसान झेलेंगे। न्यूक्लियर वेपन्स इन खतरनाक बीस्ट्स को मार पाएंगे या नहीं, ये तो बात की बात है, पर इसका इम्पैक्ट ब्लू स्टार कभी झेल नहीं पाएगा। अब जबकि मेरे पास ये पावर आ गई है, तो मैं अपने देश हुआ शिया को तबाह होते हुए चुपचाप कैसे देख सकूं? और वैसे भी अगर मुझे देश का सपोर्ट मिल जाए तो इस एक हफ्ते में मेरा लेवल आसमान छू लेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ ऑनलाइन लोन ले लेकर खुद को बढ़ा पाऊंगा। मैं एक्साइटमेंट के मारे पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जल्दी मैं एक इंसान को ढूंढने निकल गया। वो मेरी पुरानी रियल एस्टेट कस्टमर थी और टीएन हाई सिटी हॉल ऑफिस की डायरेक्टर थी। सुना था कि इस औरत के पीछे अच्छा खासा बैकग्राउंड है, इसीलिए मैंने उसको कांटेक्ट करने का ठीक समझा। मेरे पास कोई रीबर्थ जैसी चीज तो थी नहीं और ना ही पिछली दुनिया की कहानी पता थी, तो मैंने सोचा इसके नेटवर्क के थ्रू बड़े लोगों से कांटेक्ट बनाऊं ताकि हम साथ मिलकर काम कर सके। पर जब मैंने कल का पूरा किस्सा लिन टोंग को बताया तो उसके चेहरे पर सिर्फ एक मजाकिया स्माइल थी। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक सरकारी ऑफिसर के साथ मजाक कर रहा है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? उसने तुरंत गार्ड्स को बुलाया ताकि मुझे बाहर फेंकवा सके। मुझे इस रिएक्शन से कोई हैरानी नहीं हुई, किसी को भी मेरी बात सुनकर यही लगा, डायरेक्टर लिन, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुझे एक चांस देती हूँ साबित करने का। लिन टोंग ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और चेयर पर पीछे टिकर मुझे देखते हुए कहा। मैंने ऑफिस के चारों तरफ देखा, फिर साइड में रखी एक सॉलिड लकड़ी की टेबल के पास गया। मैंने लिन टोंग की आंखों में देखते हुए एकदम शांत आवाज में कहा, यह है वो पावर जो मुझे मिली है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बड़ा धमाका हुआ। मैंने उसकी सॉलिड लकड़ी की टेबल पर बस एक थप्पड़ मारा और अगले ही पल वो पूरी टेबल चूरा चूरा होकर धूल बन गई। शायद मुझे लगा कि अपना लेवल साबित करने के लिए काफी नहीं है, तो मेरी नजर कोने में रखी सेफ पर गई। मैं आगे बढ़ा और एक सीधा पंच मारा जिससे उस लोहे के सेफ में एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया। अगर मुझे इस बिल्डिंग को गिराने का डर न होता तो मैं उस पूरी दीवार को ही उधेड़ देता। ये देखकर लिन टोंग की आंखें फटी की फटी रह गई और उसके चेहरे पर टेंशन के पसीने दिखने लगे। बड़े बैकग्राउंड से होने की वजह से उसको पता था कि आज की दुनिया में कुछ मार्शल आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। उसने खुद उन लोगों को देखा था जो अकेले 10 आम लोगों को पीट कर रख देते थे, पर उनकी पावर मेरे इस लेवल के आगे कुछ नहीं थी। जब वो चुप रही तो मुझे लगा कि उसके दिमाग में अभी भी डाउट है। मैं तुरंत उसके पास गया और बोला, इस ऑफिस में मैं ठीक से पावर दिखा नहीं पाऊंगा। मेरे पास जो की और ताकत है वो इससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। मेरी बात सुनकर लिन टोंग की सांसें तेज हो गईं। जो पावर मैंने अभी दिखाई थी वो लोगों को डराने के लिए काफी थी, पर वो सिर्फ मेरी पावर का छोटा हिस्सा था। अगर चेन शुआन के पास सच में इतनी पावर है तो इसका मतलब उसका मिथोलॉजिकल एरा के आक्रमण वाला सच भी रियल है। ये समझने के बाद लिन टोंग का चेहरा डर और सवालों से भर गया। अगर मैं तेरी बात मान भी लूं तो तेरा असली मकसद क्या है? मेरा प्लान है कि मैं देश के साथ मिलकर काम करूं। भले ही टाइम सिर्फ एक हफ्ता बचा है, पर पूरे देश की ताकत लगाकर एक हफ्ते में भी बहुत कुछ उखाड़ा जा सकता है। मेरी बात सुनकर लिन टोंग ने थोड़ा दिमाग लगाया और देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसने अपनी डेस्क से फोन उठाया और कॉल लगा दी। भले ही उसको अपने दादाजी की असली आइडेंटिटी नहीं पता थी, पर ऐसी आफत के टाइम अपने उस रहस्यमयी दादाजी को ही कॉल मिलाना पड़ता। सारी बातें बताने के बाद लिन टोंग ने अपना फोन मेरी तरफ कर दिया। फोन से एक भारी आवाज वाले बुढ़े आदमी की आवाज आई, हेलो दोस्त चैन, तुमने जो भी कहा क्या वो 100% सच है? बिल्कुल ठीक बात। मेरी बॉडी की चेंजेस के अलावा मेरे पास और भी तरीके हैं साबित करने के, पर मुझे देश की सपोर्ट चाहिए। शाओ टोंग के अलावा क्या तुमने किसी और को ये बात बताई है? नहीं, मैं सुबह जल्दी निकल गया था। लिन टोंग काली इंसान है जिससे मैंने बात की है। दोस्त बस थोड़ा टाइम रुको, मैं अभी किसी को तुम्हें लेने भेजता हूँ। कॉल कट हुई और दूसरी तरफ लिन शुआंग का चेहरा बहुत सीरियस हो गया। वो लगभग 70 साल का होने वाला था और उसने पहली बार ऐसी अजीब बात सुनी थी, पर क्योंकि ये देश का बड़ा मैटर था, अगर 1% भी सच्चाई है तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर उसकी लापरवाही से देश तबाह हो गया तो वो पूरे देश का गुनहगार बन जाएगा। ये सोचते ही उसने अपने असिस्टेंट को जोर से आवाज लगाई, गाड़ी लगाओ, ऊपर के ऑफिसर से मीटिंग करनी है। दूसरी तरफ ऑफिस में बैठे हुए मैं थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने अपना फोन निकाला और वापस गेम ओपन कर लिया। मेरा लेवल अभी तक 50 पर पहुंच चुका था। तभी एक और आवाज आई, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर चेन शुआन, आपका प्रोफेशनल लेवल 50 पहुंच गया है। अब आपके लिए टैलेंट एक्सट्रैक्शन पूल शुरू हो गया है। आप किंग रेलम से पहले रैंडमली टैलेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपका प्रोफेशन मैक्सिमम 5 टैलेंट्स बाइंड कर सकता है और एक बार बाइंड करने के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही प्रोफेशन स्किल्स ट्रेनिंग खुल गई है और वूटोंग फियर्स रेलम डंजन भी शुरू हो गया है। इस डंजन को क्लियर करने पर आपको स्क्रिल स्क्रॉल्स मिलेंगे। बेशक आप मॉल से भी स्क्रॉल्स खरीद सकते हैं। इंटरफेस में ये प्रॉम्प्ट देखकर मेरी आंखें चमकने लगी और मैंने तुरंत गेम मॉल ओपन किया और प्राइस देखते ही मेरा चेहरा उतर गया।
भाई सबसे बेसिक टैलेंट ड्रॉ गिफ्ट पैक की कीमत 3 लाख कॉइन्स थी और एडवांस वाले तो सीधा 1 मिलियन तक थे। मेरा तो मन कर रहा था गेम वालों को गाली दे दूं। मैंने अपनी आधी जिंदगी मेहनत करके जो कमाया था उससे मैं एक थके हुए बेसिक टैलेंट पैक का हिस्सा भी नहीं खरीद पा रहा था। घर लेने की बात तो दूर की है, स्किल स्क्रोल्स का हाल तो और भी रुला देने वाला था। सबसे घटिया क्वालिटी का सफेद स्क्रोल 1 मिलियन का था। मैंने ऑनलाइन मॉल में उनको टच करने की हिम्मत भी नहीं की। मैं अभी अपनी इस गरीबी को रो ही रहा था कि दरवाजे पर आवाज हुई। उसके बाद करीब 10 फौजी ड्रेस में मिलिट्री वाले अंदर आए और मेरी तरफ बढ़ते हुए सलूट ठोक दिया। मिस्टर चैन, कृपया हमारे साथ चलिए, और डायरेक्टर लिन, आपको भी चलना पड़ेगा। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। मैं उठकर उन्हें वापस सलूट किया और बिना किसी हेजिटेशन के बाहर चल दिया। जब हम कॉरिडोर में आए तो वहां 20 से ज्यादा आर्मी वाले फुल वेपन तैयारी में खड़े थे। मुझे लगा यही बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, पर जब मैं नीचे उतरा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ आया कि देश ने इस मैटर को कितना सीरियसली लिया था। पूरे 10 से ज्यादा आर्मर्ड गाड़ियां बिल्डिंग के बाहर एक लाइन में खड़ी थीं और आसमान में 2 WZ-10 हेलीकॉप्टर्स नीचे चक्कर काट रहे थे। यहाँ तक कि आसपास की सड़कों को पूरी तरह लॉक करके पब्लिक को रोक दिया गया था। देश का ये तगड़ा रिएक्शन देकर मेरे अंदर थोड़ा डर बैठने लगा। आखिर किसी को नहीं पता था कि ये मिथोलॉजिकल एरा असल में कैसा होगा, और टाइम बहुत कम था। भले ही पूरा देश अपनी पूरी ताकत लगा दे, तब भी हर किसी को बचाना नामुमकिन होगा। उस टाइम पता नहीं कितनी भयंकर तबाही आएगी। गाड़ी में बैठते ही मैं आने वाली इस आफत को रोकने के प्लान सोचने लगा। सोचकर हंसी आती है कि कुछ दिन पहले मैं एक छोटा सा ऑफिस वर्कर था और अब मैं देश के सबसे बड़े कामों की टेंशन ले रहा था। जिंदगी सच में बहुत अजीब है। इस तरह लगभग 1 घंटा बीता और गाड़ी रुकी। एक सॉलिड बॉडी वाला आदमी हमारी तरफ आया। मिस्टर चैन, मैं ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का कमांडर लिन जैन ये हूँ। बिना घुमाए फिरा के बात करूंगा। हम चाहते हैं कि आप कुछ टेस्ट्स में हमारा साथ दे ताकि हम आपकी बातों को कंफर्म कर सके। मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। इतना बड़ा देश का मामला सिर्फ मेरी बातों पर तो ठीक नहीं मान सकते। उसके बाद लिन जैन ये मुझे एक बड़े से हॉल में ले गए। उस हॉल के अंदर पहले से ही ढेर सारे टेस्टिंग मशीन्स और दर्जनों रिसर्च एक्सपर्ट्स तैयार थे। लिन जैन ये ने ढेर सारे टॉप लेवल के लोगों को एक सीक्रेसी एग्रीमेंट साइन करवाया और फिर बोले, मिस्टर चैन, ये है ड्रैगन कंट्री एकेडमी ऑफ साइंसेज के एकेडमिशियन ये शेंग। ये आके टेस्ट सुपरवाइज करेंगे। थोड़ी देर की फॉर्मेलिटीज के बाद व्हाइट लैब कोट पहने ये शेंग ने थोड़ी दूर रखे एक सॉलिड स्टील डमी की तरफ इशारा करके मुझे बोला, मिस्टर चैन, कृपया अपनी पूरी पावर और की लगाकर इस डमी पर अटैक करें। मैंने ठीक है कहकर सिर हिलाया और चुपचाप उस डमी के पास चला गया। इस वक्त वहां खड़े हर एक इंसान ने अपनी सांस रोक ली थी और वो मेरी तरफ बिना पलके झपकाए देख रहे थे। यहाँ तक कि कैपिटल में बैठे ड्रैगन कंट्री के टॉप ऑफिशियल्स भी शांति से लाइव स्क्रीन देख रहे थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। कान बहरे कर देने वाली आवाज के बाद जब सबने ध्यान से देखा तो उन्हें दिखा कि वो डमी मेरे एक ही अटैक से चूरा चूरा हो चुका था। यहां तक कि उसने पीछे वाली दीवार में भी एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया था। इस पल में आकर लिन जानिए को असलियत समझ आई कि मैंने उसके ऑफिस की टेबल तोड़ते वक्त अपने पंच को कितना ज्यादा कंट्रोल करके रखा था। डेटा कैसा है? होश में आते ही ये शन ने जल्दी से पूछा। बेसिक पावर 5 टन यानी कि 5000 kg से ज्यादा है। सिर्फ इस एक लाइन ने वहां मौजूद सभी लोगों को चुप करा दिया। मैं इंसान हो ही नहीं सकता, ये ख्याल वहां सबके दिमाग में एक साथ आया। वहां जितने भी लोग थे वो सब बड़ी पोस्ट और स्टेटस वाले थे और उन सबको पता था कि एंशिएंट मार्शल आर्ट्स जैसी कोई चीज दुनिया में होती है। उनकी जानकारी के हिसाब से मैक्स की, भले ही कोई कितना भी टॉप लेवल का एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट क्यों ना हो, उसकी बेसिक पावर भी कभी 1 टन यानी कि 1000 kg से ज्यादा नहीं हो सकती थी। और ऐसे एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट्स गिनती के ही होते हैं। हर एक का पूरा रिकॉर्ड देश के पास होता है। ये टेस्टिंग पूरा 1 घंटा चली। उसके बाद मुझे लिन जियान ये एक ऑफिस में आराम करने के लिए ले गए। ऑफिस में सिर्फ मैं और लिन जियान ये थे। तुरंत उन्होंने एक एन्क्रिप्टेड लैपटॉप निकाला और मेरे सामने रख दिया। मिस्टर चैन, कमांडर्स आपसे बात करेंगे। ये सुनते ही मेरा चेहरा एकदम सीरियस हो गया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। स्क्रीन कनेक्ट हुई और उसमें मुझे वो सारे बूढ़े लोग दिखे जिन्हें मैं अक्सर टीवी पर देखता था। इन्हें सामने देखकर मैं अंदर ही अंदर फुल एक्साइट हो गया। मैंने तुरंत खड़े होकर उन्हें सल्यूट मारा। कमांडर सर। नंबर 1 कमांडर ने एकदम प्यार से स्माइल की। कॉमरेड चन श्वान, हेलो, टेंशन मत लो, फ्री होके बैठो। क्या तुम हमें पूरी सिचुएशन थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो? मैं धीरे से बैठ गया और फिर मैंने शुरू से लेके एंड तक पूरी कहानी उन्हें सुना दी। कुछ देर बाद लैपटॉप से फिर से हैरानी भरी आवाजें आने लगी। यहाँ तक कि लिन जियानिए, जिसने अभी मेरी खतरनाक ताकत अपनी आंखों से देखी थी, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारा मतलब है कि जो पावर तुम्हें अभी मिली है वो तुम्हारी बेसिक स्टैट्स का सिर्फ एक हिस्सा यानी 10% है? एक आवाज आई। हाँ, मैंने जवाब दिया। इस एक हफ्ते के अंदर हर दिन मुझे मेरी टोटल स्टैट्स का एक हिस्सा मिलता रहेगा। ये सुनकर सारे कमांडर्स के चेहरे थोड़े सीरियस हो गए। नंबर 1 कमांडर ने फिर से पूछा, कॉमरेड चन श्वान, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इस इंसिडेंट को साबित करने के और भी तरीके हैं। देश के उन बड़े लीडर्स की नजरों में मैंने जो पावर दिखाई थी वो इस बात को साबित करने के लिए काफी थी, पर क्योंकि ये पूरे देश के फ्यूचर का सवाल था, उन्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना था। सीधे शब्दों में कहूं तो उन्हें मुझसे कुछ और ज्यादा ठोस सबूत चाहिए थे ताकि उन्हें पूरी तसल्ली हो सके। आखिर एक बार
उन्होंने फैसला ले लिया तो पूरा देश आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी तरह से पलट जाएगा। इसमें लगने वाला पैसा और जो नुकसान उठाना पड़ेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। ये सब देखकर मैं भी उन ऊपर वालों की टेंशन समझ रहा था, तो मैंने तुरंत गेम का मॉल ओपन किया। कमांडर्स, गेम के अंदर सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रूफ दे सकती हैं। बस इन गिफ्ट पैक्स का प्राइस, ये बोलते हुए मैं शर्म से अपना सिर खुजाने लगा। मेरी ये हालत देखकर वो सारे कमांडर्स हंसने लगे। वहां का वो सीरियस और भारी माहौल अचानक से थोड़ा हल्का हो गया। जियान ये कॉमरेड चंद शुआन ने देश पर भरोसा किया है तो देश भी उसे मायूस नहीं करेगा। जाओ इसका इंतजाम करो। यस कमांडर। लिन जियान ये ने हल्के से सिर हिलाया और तुरंत अपना फोन उठाकर एक कॉल लगाया। लिन जियान ये ने मुझसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर तक नहीं पूछा। मैं समझ गया था कि देश ने मेरी पूरी कुंडली पहले ही निकालकर छान मारी थी। आज के दिन शायद लिन जियान ये को मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता था और थोड़ी ही देर में पूरे 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो गए। मैंने भी बिना किसी देरी के सीधा गेम में वही गिफ्ट पैक खरीद लिया जो मैंने पहले से चुना हुआ था। अचानक से एक व्रूम की आवाज आई और मेरे सामने की हवा एकदम से मरोड़ने लगी और फिर एक बहुत ही सुंदर और पुरानी सी तलवार मेरे सामने हवा में प्रकट हो गई। ये देखकर पास खड़े लिन जियान ये के होश उड़ गए। इतने पास से अगर मैं उस पर हमला करता तो उसे चिल्लाने तक का मौका नहीं मिलता। लिन जियान ये तो एकदम अलर्ट हो गया था, पर वो सारे कमांडर्स उस हवा में तैरती तलवार को देखकर दंग रह गए थे। मैंने तुरंत उन्हें समझाया, ये गेम का एक वेपन है। ये लेवल 5170 वाला स्पिरिट ग्रेड का हथियार है। ये इतना तेज है कि आम बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी इसका एक बार नहीं झेल पाएंगी। सच तो ये है कि मैंने खुद कभी ऐसा हथियार नहीं चलाया था, इसलिए मैंने बहुत संभाल कर बात की थी। ये सुनकर वो कमांडर्स एक तरफ शॉक में थे तो दूसरी तरफ उन्होंने तुरंत मीटिंग बंद करके आपस में बात करने का फैसला किया। अगर पहले दिखाई हुई पावर्स ने उन्हें थोड़ा डाउट में रखा था तो इस तलवार के प्रकट होने के तरीके ने उनका इरादा एकदम पक्का कर दिया। कॉल कट हो गई और मैंने भी आखिरकार सुकून की सांस ली। भले ही मैं अब आम इंसान नहीं रहा था, पर उन बड़े बुजुर्ग लीडर्स के सामने बैठकर मेरी हालत थोड़ी टाइट हो रही थी। आखिर हर कोई पहली बार देश के बड़ों से थोड़ी ना बात करता है। इस खाली टाइम का फायदा उठाते हुए मैंने फिर से अपना फोन निकाला और गेम ओपन कर लिया। डोंगकोंग मिलिट्री रीजन आने से पहले मैं पहले ही अपने कैरेक्टर को वुटोंग फियर्स रियल्म डंजन में ट्रायल के लिए भेज चुका था। इसी बीच मेरा लेवल भी 52 तक पहुंच गया था। सिर्फ 1 घंटे में 2 लेवल बढ़ गए। लगता है इस वुटोंग फियर्स रियल्म में आम डंजन से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। पता नहीं जब असली मिथोलॉजिकल एरा सच में आएगा तो असली दुनिया में ये डंजन्स किस शक्ल में होंगे। 1 घंटे बाद वीडियो कॉल फिर से कनेक्ट हुई। सारे कमांडर्स के चेहरे बहुत गंभीर थे। नंबर 1 कमांडर तो बस मुझे ही घूरे जा रहे थे। कमांडर चेन शुआन, मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि देश अब एक मिथोलॉजिकल स्पेशल ब्यूरो बनाएगा जो सीधा ड्रैगन कंट्री कैबिनेट के कंट्रोल में रहेगा। इसके डायरेक्टर तुम होगे और कॉमरेड लिन जियान ये डेप्यूटी डायरेक्टर बनेंगे। इस ब्यूरो का HQ अभी के लिए डोंगफेंग बेस में ही होगा। तुम और लिन जियान ये आपस में बात करके इसका पूरा सिस्टम बनाओ और हमें रिपोर्ट दो। इसके साथ ही ये पहला ऑर्डर है, अगले 1 हफ्ते तक देश का हर काम इस ब्यूरो के लिए रास्ता छोड़ेगा ताकि हम आने वाली आफत का सामना कर सके। और तुम्हारा अगले कुछ दिनों का सबसे बड़ा काम ये है कि गेम में अपना लेवल जितना हो सके ऊपर ले जाओ। जितने भी पैसे लगेंगे वो सब देश के खजाने से आएंगे। ये सब सुनकर तो मेरे दिमाग का दही हो गया। मैं तो बस देश का सपोर्ट चाहता था ताकि अपनी ताकत बढ़ा सकूं और उन्हें बस आने वाली तबाही के बारे में बताना चाहता था। ये अचानक मैं डायरेक्टर कैसे बन गया? ये पूरे ड्रैगन कंट्री के फ्यूचर का मामला था। इतना बड़ा बोझ मुझ जैसे एक छोटे ऑफिस वर्कर के लिए। मेरी जगह कोई और होता तो उसके होश उड़ जाते। मुझे थोड़ा हिचकिचाते हुए देखकर कमांडर ने एकदम पक्के इरादे के साथ दोबारा कहा, कॉमरेड चैन शुआन, तुम्हें खुद की औकात कम आंकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो ब्लू स्टार का इकलौता क्लोज्ड बेटा क्वालिफिकेशन मिला है वो अकेले ही साबित करता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। देश को तुम पर पूरा भरोसा है तो तुम्हें भी खुद पर भरोसा रखना होगा। इन 2 बातों ने मेरे दिल में एक आग सी लगा दी। मेरी रगों में अचानक से एक नया जोश दौड़ने लगा। कमांडर्स, मैं ड्रैगन कंट्री के लिए लड़ने में अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मेरा ये सॉलिड कॉन्फिडेंस देकर बाकी कमांडर्स की आंखों में भी मेरे लिए तारीफ छलक रही थी। वीडियो कॉल कट हो गई। लिन जियान ये जो बड़ी जल्दी अपने नए रोल में सेट हो गए थे, उन्होंने सीधा मुझसे पूछा, डायरेक्टर, कमांडर्स ने हमें प्लान बनाने को कहा है और टाइम बहुत कम है। ये सुनकर मैंने थोड़ी देर दिमाग लगाया। रास्ते भर जो मेरे दिमाग में टूटे फूटे आइडियाज चल रहे थे उन सबको एक साथ जोड़ा और धीरे से बोला, जहां तक मुझे पता है जैसे ही मिथोलॉजिकल एरा आएगा शुरुआत में ही हम पर एलियन बीस्ट्स का हमला होगा। पर अगर हम शुरुआत के इस बीस्ट टाइड यानी जानवरों के हमले को झेल गए तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा खुद को डेवलप करने का। इसके अलावा मिथोलॉजिकल एरा के आते ही मिथोलॉजिकल दुनिया की पूरी की तूफान की तरह ब्लू स्टार में घुस आएगी, जिसकी वजह से ब्लू स्टार के सारे जानवर और पेड़ पौधे भी म्यूटेट यानी भयंकर रूप ले सके हैं। लिन जियन ये के माथे पर टेंशन की सिलवटें पड़ गईं। ये हालत उनके सोचे हुए लेवल से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अगर ऐसा ही है जैसा तुम कह रहे हो तो इसका मतलब ड्रैगन कंट्री को सिर्फ मिथोलॉजिकल एरा के बीस्ट से ही नहीं बचना होगा, बल्कि ब्लू स्टार के अपने ही म्यूटेटेड जानवरों और
और पेड़ पौधों से भी बचना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही, मैंने जवाब दिया। यहाँ आते वक्त मैं इस बारे में ही सोच रहा था। मैंने दिमाग में एक बेसिक प्लान सेट कर लिया है। पहला पॉइंट ये है कि हमें बहुत बड़े लेवल पर आर्मी में भर्ती करनी होगी ताकि मिथोलॉजिकल एरा की आफत का सामना किया जा सके, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं होने वाली। हमारे ड्रैगन कंट्री को लगातार नई आर्मी और फोर्स की जरूरतें पड़ेंगी। दूसरा पॉइंट, देश से प्यार करने वाले जितने भी लोग बाहर हैं यानी ओवरसीज हैं, उन सबको वापस बुला लिया जाए, और जिन्हें बाहर की हवा ज्यादा पसंद है उनके साथ कोई जबरदस्ती मत करो। मिथोलॉजिकल एरा शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ड्रैगन कंट्री को अपने सारे बॉर्डर्स पूरी तरह बंद करने होंगे। तीसरा पॉइंट, हर स्टेट की मेन सिटी को अपना बेस बनाया जाए। छोटी सिटीज को बड़ी सिटीज के साथ जोड़कर पूरे 34 डिफेंस जोन्स बनाए जाएं, और उसके बाद सारी पब्लिक को सेफ तरीके से इन डिफेंस जोन्स के अंदर शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही हर डिफेंस जोन में 2 लाख सोल्जर्स तैनात किए जाएं। हमें की एनर्जी डिटेक्ट करने वाले सेंटर्स भी बनाने होंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी पता चल सके कि ये खतरनाक बीस्ट्स कहां छुपे बैठे हैं। चौथा पॉइंट, देश के सारे टॉप साइंटिस्ट्स को एक साथ बुलाया जाए और पूरी पावर लगाकर सबसे खतरनाक और जानलेवा वेपन्स बनाए जाएं। भले ही मॉडर्न गन्स और बॉम्ब्स हाई लेवल बीस्ट्स का कुछ ना उखाड़ पाए, पर जब लो लेवल बीस्ट्स का पूरा झुंड आएगा तो ये हथियार बहुत काम आएंगे। पांचवा पॉइंट, मिथोलॉजिकल एरा के अचानक आने से पब्लिक में जो डर और दंगे राइट्स फैलेंगे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें मीडिया और इंटरनेट का पूरा यूज करना होगा ताकि पब्लिक को ठीक से समझाया जा सके। हमें किसी भी हाल में लोगों के दिमाग में ये आखिरी उम्मीद डालनी होगी कि इस आफत में उनका देश उनके साथ खड़ा है। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, लिन जियांग ये के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। इतने कम टाइम में तुमने इतना डिटेल्ड प्लान सोच लिया? भले ही इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, पर फिर भी ये बहुत लाजवाब है। डायरेक्टर का प्लान, मैं अभी जरूरत लोगों को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। ये बोलते ही लिन जियांग ये को जैसे अचानक कुछ याद आया। डायरेक्टर, तो अभी शुरुआत के लिए आपको कितने फंड्स चाहिए? ये सुनकर मैंने हल्के से स्माइल किया। जब देश ही मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट बन चुका है तो सोच का लेवल तो बड़ा रखना ही पड़ेगा ना। शराफत या शर्म दिखाने का तो अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ठीक है, पहले 10 बिलियन दे दो, गेम में थोड़ा रिचार्ज मारना है। इतने बड़े अमाउंट पर लिन जियांग ये को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। आखिर अब मैं पूरे ड्रैगन कंट्री का सबसे वीआईपी इंसान जो बन चुका था। उन्होंने तुरंत एक और कॉल लगाई। करीब 10 मिनट बाद जब मैंने अपने फोन का मैसेज देखा जिसमें 0 इतने थे कि स्क्रीन पर ठीक से फिट भी नहीं आ रहे थे, तो मेरा दिल औकात से बाहर जोरों से धड़कने लगा। सिर्फ 10 बिलियन ही तो है। साले पैरों, कांपना बंद कर सकते हो क्या? डायरेक्टर, मुझे तुरंत एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलानी होगी ताकि प्लान डिस्कस हो सके। क्या आप भी मेरे साथ चलना चाहेंगे? नहीं, अभी के लिए मेरा सामने ना आना ही ठीक रहेगा। इन सब कामों का पूरा चार्ज आप ही लीजिए। असली लोगों के साथ मीटिंग खेलने से अच्छा मुझे अभी गेम में अंधाधुंध पैसे उड़ाने का मजा ज्यादा पसंद आ रहा था। लिन जियानिये के वहां से निकलने के बाद मैंने फिर से अपना फोन निकाला और जैसे कोई शॉपिंग मॉल में पागलों की तरह खरीदारी करता है, मैं भी शुरू हो गया। उन गिफ्ट पैक्स की प्राइसेस को देखकर जो बस 1 घंटे पहले मेरी औकात से बिल्कुल बाहर थे, मैंने हल्के से हंसकर कहा, टैलेंट एक्सट्रैक्शन गिफ्ट पैक बाय, स्किल स्क्रॉल गिफ्ट पैक बाय। इस वक्त तरह तरह के टैलेंट्स किसी टॉप मॉडल की तरह मेरे सामने डिस्प्ले हो रहे थे, पर मैं बस एक नजर डालकर उन्हें हटा रहा था। लेजेंडरी क्वालिटी से नीचे के टैलेंट्स को तो मैं घास भी नहीं डाल रहा था। पूरे 100 ड्रॉज होने के बाद अचानक मेरी आंखें चमक उठी। मेरी नजर स्क्रीन पर आए उस मिथिकल क्वालिटी टैलेंट पर अटक गई, क्लियर स्वॉर्ड हार्ट। ये स्वॉर्ड पाथ का टॉप लेवल मिथिकल क्वालिटी टैलेंट था। ये मुझे किसी भी आने वाले खतरे का पहले से ही अंदाजा दे सकता था। हजारों तलवारें अपने ओरिजिन पर वापस आती हैं, ये तो जान बचाने के लिए एकदम मस्त चीज है। मैंने बिना किसी देरी के सीधा इसे बाइंड कर लिया। अगले आधे घंटे तक मैंने पागलों की तरह अंधाधुंध पैसे उड़ाए और आखिरकार मैंने अपने 5 टॉप लेवल मिथिकल टैलेंट्स चुन लिए थे। एक तो था कियोस स्वॉर्ड डोमेन। ये सारे स्वॉर्ड पार्ट्स को एक साथ मिला सकता था और इसमें मैं खुद से भी नई स्किल्स समझ सकता था। अगला था अर्थ ड्रैगन ओवरलॉर्ड बॉडी। एलियन बीस्ट्स का खून और की निगलकर ये मेरी फिजिकल बॉडी को और सॉलिड बना सकता था। जब ये परफेक्ट लेवल पर पहुंच जाएगा तो मेरी फिजिकल बॉडी ही सेंट लेवल की हो जाएगी। उसके बाद आया ओथ फर्नेस। ये एलियन बीस्ट्स को पिघलाकर उन्हें लाइफ क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकता था। ये लाइफ क्रिस्टल्स मेरी या किसी और की पावर बढ़ाने के काम आ सकते थे। और आखिरी था ज़ोडिएक निर्वाणा। ये एक टॉप लेवल पैसिव टैलेंट था। जब भी बाइंड करने वाले यानी मुझ पर मौत का खतरा आएगा तो ये निर्वाणा ट्रिगर कर देगा और मुझे एक नई जिंदगी दे देगा। इन 5 बड़े टैलेंट्स के साथ मैं लगभग हर फील्ड में एक इनविंसिबल वॉरियर बन चुका था। अटैक के लिए मेरे पास केओस स्वॉर्ड बॉडी थी और डिफेंस के लिए अर्थ ड्रैगन ओवरलॉर्ड बॉडी। खतरे के वक्त मेरे पास ज़ोडिएक निर्वाणा
कमाना था और सबसे बड़ी बात, मेरे पीछे पूरा देश मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा था। अब इससे फाड़ और क्या हो सकता था। बस एक ही प्रॉब्लम थी, ये 5 टैलेंट्स अभी अपने बेसिक लेवल पर थे। इन्हें अपग्रेड करने के लिए मुझे खुद ही इनकी प्रैक्टिस करनी होगी और इन्हें ठीक से समझना होगा। मैं इनको किसी गेम के गिफ्ट पैक से अपग्रेड नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने सारे प्रोफेशन स्किल्स स्क्रॉल वाले गिफ्ट पैक्स खरीद मारे। आखिर प्रोफेशन स्किल्स के भी अपने अलग लेवल होते थे, जो थे मॉर्टल ग्रेड, प्रोफाउंड ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड और अर्थ ग्रेड। शुरुआत में जो प्रोफेशन स्किल्स अवेकन होते थे, भले ही वो मिथिकल ग्रेड के क्यों ना हो, वो सब मॉर्टल ग्रेड से ही शुरू होते थे। उन्हें अपग्रेड करने के लिए खुद की मेहनत और स्किल की समझ लगानी पड़ती थी। पर मैं तो एक नंबर का चीटर या हैकर था ना, मेरी बात अलग थी। मैंने सीधा अपनी उन 5 बड़ी प्रोफेशन स्किल्स को स्पिरिट ग्रेड तक अपग्रेड कर दिया। ये सब करने के बाद मैंने अपने कैरेक्टर को वुटोंग फियर्स रियल्म डंजन क्लियर करने पर लगा दिया और खुद वापस मॉल चेक करने लग गया। बस दुख इस बात का था कि एक्सपीरियंस बिल्स खरीदने की डेली लिमिट थी, वरना मैं पक्का अपना लेवल सीधा 100 करके ही सांस लेता। खुद को सिर से लेकर पैर के नाखून तक फुल पावर से सेट करने के बाद आखिरकार मुझे अपनी टीम की याद आई। आखिर जब मिथोलॉजिकल एरा सच में आएगा, मैं भले ही कितना भी स्ट्रांग हो जाऊं, मेरे 3 सिर और 6 हाथ थोड़ी ना थे कि सब अकेले हैंडल कर लूंगा। एक तगड़ी और भरोसेमंद टीम बनाना ही लंबा टिकने का असली प्लान था। इसीलिए मॉल के अंदर जो चीज टाइम से पहले रियल दुनिया में लाई जा सकती थी, वो अवेकनिंग स्टोन तो मुझे हर हाल में खरीदना ही था। मैंने डिटेल में चेक किया, ये गिफ्ट पैक एक दिन में सिर्फ 3 ही आते थे। हर एक पैक में एक अवेकनिंग स्टोन होता था और एक अवेकनिंग स्टोन से पूरे 100 लोग अपना प्रोफेशन अवेकन कर सकते थे। पर अगर उन्होंने सिर्फ प्रोफेशन अवेकन किया तो उससे उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली थी। आखिर एक लेवल 1 का प्रोफेशन मास्टर आम इंसान से बस थोड़ा सा ही ज्यादा ताकतवर होता है, पर एलियन बीस्ट्स के आगे वो अभी भी किसी कीड़े मकोड़े की तरह ही थे। और जब मैं गेम मॉल चेक कर रहा था तो दूसरी तरफ पूरा डोंगफेंग बेस भी फुल एक्शन में आ चुका था। लिन जियन ये ने बहुत ही कम टाइम में ढेर सारे रिसर्च एक्सपर्ट्स को इकट्ठा कर लिया था। मेरे बनाए हुए प्लान पर उन्होंने डिस्कशन किया, उसमें जरूरी बातें ऐड की और उसे परफेक्ट बनाया और फिर उसे ऑफिस में मुझे चेक करने के लिए लाकर दे दिया। उसके बाद उसे सीधा कैबिनेट के पास भेज दिया गया। इस वक्त लिन जियन ये लाल फाइल्स का एक बंडल पकड़े हुए मुझे देते हैं। डायरेक्टर, कैबिनेट ने प्लान पास कर दिया है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो सबसे पहले ये डिफेंस जोन वाला प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। तुरंत हर फील्ड और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाओ, खास करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों की। और हाँ, उन्हें अभी असली सच बताने की जरूरत नहीं है, वरना बिना मतलब का डर और पैनिक फैल जाएगा। उन्हें सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट ऑर्डर सुना दो। इसके साथ ही तुरंत आर्मी में भर्ती शुरू करो, बाहर रहने वाले सिटीजन्स को वापस बुलाओ, खतरनाक वेपन्स बनाना शुरू करो और इंटरनेट पर पहले से ही माहौल सेट करना शुरू कर दो। ये सारे काम एक साथ चलने चाहिए क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। इसके तुरंत बाद कैपिटल के असेंबली हॉल के सामने इमरजेंसी नोटिस मिलते ही हर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना सारा काम धाम छोड़कर वहां पहुंच गए थे। यहां तक कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स दूर के एरियाज में थे, उन्हें तो आर्मी ने सीधा मिलिट्री प्लेन्स भेजकर वहां आया था। वो सब के सब पसीने से लथपथ थे और उनकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। किसी का आपस में बात करने तक का मूड नहीं था। असेंबली हॉल के अंदर उस बड़े से प्लेटफॉर्म पर जो सीना तान कर खड़ा था, वो मेजर जनरल लिन जियन ये थे। नीचे बैठे सारे लोग ये नजारा देखकर एकदम कंफ्यूज थे। आर्मी का बंदा इस तरह की पॉलिटिकल मीटिंग कैसे होस्ट कर सकता है? पर लिन जियाने के पास बैठकर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। उन्होंने सीधा अपने सामने रखी नंबर 1 लाल फाइल खोली और भारी आवाज में बोले, अभी कैबिनेट का इमरजेंसी ऑर्डर सुनाया जा रहा है। ये बात सुनते ही सारे बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स सीधे होकर बैठ गए और अपने कान खड़े करके सुनने लगे। ऑर्डर कुछ इस तरह है, इसी वक्त से देश की चल रही सारी पॉलिसीज को रोक दिया जाए। हर स्टेट की मेन सिटी को बेस बनाकर छोटी सिटीज को बड़ी सिटीज के साथ जोड़ा जाए और 34 डिफेंस जोन्स बनाए जाए। सारी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग कंपनीज को ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ इस प्लान पर लगा दे। यहाँ तक आते आते पूरे हॉल में इतना सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज सुनाई दे। सारे रिप्रेजेंटेटिव्स फटी आंखों से लिन जियाने को घूरने लगे। 200 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश को अचानक रोक देना और देश की पूरी ताकत सिर्फ एक काम पर लगा देना, ये तो ड्रैगन कंट्री की इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह करने जैसा था। अगर उन्हें ये ना पता होता कि वो देश के सबसे बड़े असेंबली हॉल में बैठे हैं, तो उन्हें पक्का लगता कि किसी पागल से उनका पाला पड़ गया है। ये पूरी कैबिनेट का एक साथ पास किया हुआ ऑर्डर है। आप सबको अब बस इसे फॉलो करना है और देश का पूरी तरह साथ देना है। ये कहकर लिन जियानिया सीधा वहां से निकल गए और पीछे छोड़ गए उन रिप्रेजेंटेटिव्स को जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। जैसे ही असेंबली हॉल का बड़ा दरवाजा खुला, बाहर वेट कर रहे रिपोर्टर्स का सब्र टूट गया। बॉस वैंग, क्या बता सकते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ? बॉस माँ, क्या ये इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग या कुरियर से रिलेटेड कुछ है? बहुत सारे रिपोर्टर्स के सवालों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक भीड़ में से एक बंदे की चिल्लाने की आवाज आई, ओ भाई जल्दी वेबो चेक करो सब। ये सुनते ही सारे रिपोर्टर्स ने फटाफट अपने फोन निकाल लिए। उन्होंने देखा कि मिथिकल स्पेशल ब्यूरो नाम का एक ट्रेंडिंग
टॉपिक तेजी से नंबर 1 पर आकर बैठ गया था। यहाँ तक कि टॉप 10 ट्रेंडिंग सर्चेस भी सिर्फ और सिर्फ मिथिकल स्पेशल ब्यूरो के बारे में ही थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि इस नए बने हुए ब्यूरो के ऑफिशियल वेबो अकाउंट के नीचे एक ऐसी पोस्ट थी जिसने पूरे ड्रैगन कंट्री और ब्लू स्टार की नींव हिला दी थी। अभी इसी वक्त से बाकी सारी नेशनल पॉलिसीज रोकी जाती हैं। अपना पूरा फोकस डिफेंस जोन प्रोजेक्ट को लागू करने पर होगा। मिथिकल स्पेशल ब्यूरो अपने देश के सभी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से अपील करता है कि देश की आवाज सुने और डिफेंस जोन बनाने में मदद करें। अभी इसी वक्त से देश के 20 से 40 साल के सभी सिटीजन्स के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट खुल चुकी है। टारगेट 80 लाख नई फोर्स बनाने का है। एक्स आर्मी वालों को पहली प्रेफरेंस मिलेगी। मिथिकल स्पेशल ब्यूरो जोशीले जवानों से आर्मी ज्वाइन करने की अपील करता है। मिथिकल स्पेशल ब्यूरो सभी बाहर रहने वाले देशभक्तों को तुरंत देश वापस आने का आदेश देता है। बहुत जल्द ड्रैगन कंट्री पूरी तरह सील हो जाएगा। अगर वापस नहीं आए तो अपनी जान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सारे फैसले ड्रैगन कंट्री के नंबर 1 कमांडर की कैबिनेट और मेरी यानी मिथिकल स्पेशल ब्यूरो के चीफ की अप्रूवल के बाद सबकी सहमति से पास हुए हैं। इन्हें तुरंत लागू किया जाए। ये पोस्ट आते ही बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने इसे दबा के शेयर किया। कुछ ही मिनटों में व्यूज 10 करोड़ क्रॉस कर गए और कमेंट्स 10 लाख से ज्यादा हो गए। ओ भाई, ये आखिर हो क्या रहा है? क्या वॉर शुरू होने वाली है? 20 साल का सिंगल लौंडा आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहा है। 5 साल का पुराना फौजी वापस ड्यूटी पर आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। कॉन्ट सीमेंट देश के आदेश का इंतजार कर रहा है। ल्यू गैंग ग्रुप देश के हर फैसले के साथ है। MCC ग्रुप जनता की सेवा के लिए तैयार है। एक ही पल में इन कमेंट्स ने पूरे देश वालों का दिल छू लिया और जो पीछे छुपे हुए दुश्मन थे उनकी तो पैंट गीली कर दी। सिर्फ वो एक जैसी यूनाइटेड आवाज सुनकर ही किसी के भी रगों में खून खौल उठे। भले ही उन्हें अभी तक इसके पीछे का असली रीजन नहीं पता था, भले ही इससे उनका ब्राइट फ्यूचर बर्बाद हो सकता था, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती थी, फिर भी एक सिंगल बंदे ने देश के फैसले पर सवाल नहीं उठाया। ये थी हमारी ह्यूएक्शिया की यूनिटी। ये थी ड्रैगन की असली पावर। देश के अंदर पब्लिक का जोश एकदम हाई था, पर दूसरी तरफ वो खुद को फ्री बोलने वाले कंट्रीज शॉक में सुन पड़े थे, क्योंकि अगर यही सब उनकी जमीन पर हो रहा होता तो यूनाइटेड सपोर्ट की तो दूर की बात है। लगता है अनगिनत लोग सड़कों पर उतर आते प्रोटेस्ट करने, यहाँ तक कि दंगे फसाद भी शुरू हो जाते। उसी वक्त ईगल कंट्री के व्हाइट हाउस के अंदर वो सुनहरे बालों वाला लौंडा डोनाल्ड गुस्से से फट रहा था। व्हाट द फक, ये ड्रैगन कंट्री आखिर करना क्या चाहता है? 80 लाख की नई आर्मी तो चलो ठीक है, पर उन्होंने अपने बॉर्डर सील करके सारा ट्रेड रोक दिया है। क्या वो लोग वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना चाहते हैं? पता लगाओ, अपनी सारी पावर लगा दो और मुझे पता करके दो। और जो देश हमारे ड्रैगन कंट्री के दोस्त थे उन्होंने भी लगातार नंबर 1 कमांडर को कॉल लगाया और उन्हें बस एक ही जवाब मिला, नो कमेंट्स। दोस्ती का फर्ज निभाते हुए नंबर 1 कमांडर ने उन्हें इशारा जरूर दिया। दुनिया एक ऐसी तबाही का सामना करने वाली है जो पहले कभी नहीं आई। मेरे दोस्तों, बेहतर होगा तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दो। ये वार्निंग जल्दी ही बाकी देशों तक भी पहुंच गई, पर उन कमीनों ने इसे हल्के में लिया। एक तो वो यकीन नहीं कर रहे थे और दूसरा अगर उन्होंने यकीन कर भी लिया होता ना, तब भी उनकी औकात नहीं थी ये सब करने की। हर किसी देश के पास हमारे ड्रैगन कंट्री जैसा जिगरा और इन्फ्लुएंस थोड़ी होता है। डोनाल्ड तो अपने ट्विटर पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ट्वीट पेलने में लगा था। सब शांति रखो, ड्रैगन कंट्री को मेरे से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। वो पक्का कोई फेक माइंड गेम खेल रहे हैं ताकि ब्लू स्टार में भौकाल मचा सके। तुम लोग इनके जाल में मत फंसना। इंटरनेट पर तो आग लगी हुई थी, पर रियल लाइफ में सीन और भी ज्यादा फायर था। ड्रैगन कंट्री के सारे बड़े टीवी चैनल्स प्राइम टाइम पर लगातार मेरे मिथिकल स्पेशल ब्यूरो के आदेश चला रहे थे। जनता ने जैसे ही आदेश सुना तुरंत एक्शन मोड में आ गई। अनगिनत वर्कर्स अपना सामान बांधकर प्रोविंशियल कैपिटल्स की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर निकल पड़े। सही उम्र वाले जवान और एक्स आर्मी वाले अपने परिवारों को अलविदा कहकर आर्मी ज्वाइन करने चल दिए। बाहर की कंट्रीज में जो हमारी एम्बेसीज थी उन्होंने रातों रात नोटिसेस निकाल दिए, हर जगह फैली हुई हमारी ड्रैगन कंट्री की जनता को वापस बुलाने के लिए। पर हमेशा कुछ नल्ली हड्डी वाले लोग होते ही हैं, वो अपने फॉरेन बापों के साथ मिलकर हमारा मजाक उड़ा रहे थे और पूरे कॉन्फिडेंस से भौंक रहे थे कि वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे। डोंग फैंग बेस के एक मीटिंग रूम में लिन जियानिये ने टेबल पर हाथ मारते हुए पूछा, अभी इंटरनेट पर कैसा माहौल चल रहा है? इंटरनेट टीम के हेड ने सच सच बताया, देश के अंदर पब्लिक का जोश एकदम हाई है। जो थोड़ी बहुत नेगेटिव आवाजें उठ रही थी उन्हें हमने पहली फुर्सत में ही दबा दिया है। और रही बात बाहर की, तो ज्यादातर लोग हमें नीचा दिखाने में लगे हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़े फाइनेंशियल मगरमच्छ इस मौके का फायदा उठाकर हमारी इकोनॉमी से पैसा छापने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हमारे उन स्टूडेंट्स के हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं और ट्विटर पर भौंक रहे हैं। इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा पड़ रहा है। ये सुनकर मैं जो मेन सीट पर बैठा था, मेरा चेहरा एकदम शांत था। मैंने भारी आवाज में कहा, जिनके खून में ही गद्दारी भरी है उनकी टेंशन मत लो और ना ही उन्हें मनाने की जरूरत है। हमें सिर्फ उनका ध्यान रखना है जो अपने देश से सच्चा प्यार करते हैं। जो लोग दूसरों के तलवे चाट रहे हैं वो वापस आकर भी क्या ही उखाड़ लेंगे। उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, यही हमारे देश की मेहरबानी समझ लो। अभी सबसे बड़ा मुद्दा उन 34 डिफेंस जोन्स का कंस्ट्रक्शन है। बताओ उसकी तैयारी का क्या सीन है?
मेरा सवाल सुनकर कंस्ट्रक्शन टीम का हेड अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, सारी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, प्राइवेट इंजीनियरिंग टीम्स, माइनिंग कंपनीज, सीमेंट और स्टील फैक्ट्रीज ने एकदम आगे बढ़कर हमारी आवाज का साथ दिया है। अभी रातों रात सारा मटेरियल तय की गई जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कल आंख खुलते ही काम शुरू हो जाएगा। ये सुनकर मैंने हल्के से सिर हिलाया। जो भी उनका हक बनता है उसमें एक पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जनता ने देश की आवाज सुनी है तो इसका मतलब उन्हें अपने देश पर भरोसा है। हम किसी भी हाल में उनका दिल नहीं तोड़ सकते। ये मीटिंग पूरे 2 घंटे तक चली। जब सारे मामले एकदम सेट हो गए तो मैं अपनी कुर्सी से उठा और वहां बैठे सब लोगों को घूरते हुए लाउड आवाज में बोला, साथियों, हम एक ऐसी तबाही का सामना कर रहे हैं जो हिस्ट्री में कभी नहीं आई। ये एक बहुत बड़ा खतरा तो है ही, पर इसके साथ साथ ये एक मौका भी है। मुझे पूरा यकीन है अगर हम सब और देश की पूरी जनता एक होकर लड़े तो ये तबाही हमारे ड्रैगन कंट्री के लिए आफत नहीं बल्कि एक नया रास्ता बनकर आएगी। मेरा इतना बोलना था कि मीटिंग रूम में बैठे नौजवानों के चेहरे जोश से लाल हो गए और बूढ़ों को तो जैसे 10 साल पहले की जवानी वापस मिल गई थी। सबके अंदर एक अलग ही लेवल की पावर भर गई थी। हर एक बंदे का खून उबाल मार रहा था। मीटिंग खत्म करके जब मैं अपने कमरे में लौटा तो आधी रात होने वाली थी। मैं चुपचाप अपने बेड पर बैठ गया और अपने प्रोफेशन मास्टर की पावर फीडबैक का वेट करने लगा। एक और बार उस गजब के सुकून देने वाली पावर का झटका मेरी बॉडी में घुसा और फिर मैंने अपना सिस्टम पैनल खोलकर अपने स्टैट्स चेक किए। 2 दिन के पावर फीडबैक के बाद मेरे स्टैट्स अब एकदम भौकाल बन चुके थे। पावर 442, फिजिक 486, स्पिरिट 643। मेरी सबसे कमजोर स्टैट यानी पावर भी एक आम आदमी से 40 गुना ज्यादा थी। मैंने हल्के से अपनी मुट्ठी बांधी और हवा में ही एक खतरनाक सोनिक बूम फटी। उसके बाद मैंने सिस्टम का स्टोर खोला और पैक्स चेक करने लगा। सबसे पहले मैंने जो चीज देखी वो थी अवेकनिंग स्टोन्स। कल के 3 और आज के रिफ्रेश हुए 3 टोटल मिलाकर अब मैं 600 लोगों का वक्त से पहले अवेकनिंग करवा सकता था। पर एक ही सेकंड में इसने मेरे सारे 10 बिलियन उड़ा दिए और अकाउंट लगभग खाली हो गया। एक्सपीरियंस बिल वाला पैक तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकता था मैं। बस इन एक्सपीरियंस बिल्स की एक लिमिट थी। इन्हें सिर्फ लेवल 80 से नीचे वाले ही यूज कर सकते थे। मैं अभी ऑलरेडी लेवल 60 के आसपास था। लगता है 2 दिन में मेरे लिए इनका कोई यूज नहीं बचेगा। भाड़ में जाए। थोड़ा सा भी वक्त से पहले लेवल अप होना फायदे का ही सौदा है। जब मैं यही सोचकर पछतावा कर रहा था कि इन एक्सपीरियंस बिल्स का मैं खुद यूज नहीं कर पाऊंगा, तभी मुझे अचानक सिस्टम स्टोर में एक सरप्राइज दिखा। स्टोर रिफ्रेश हो गया था और अब एक नया एक्सपीरियंस बिल पैक आ गया था जो इस रियल दुनिया में वक्त से पहले लाया जा सकता था। ये देकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि इसकी प्राइस पूरे 3 बिलियन थी और इसे सिर्फ लेवल 30 से नीचे वाले ही यूज कर सकते थे, लेकिन इससे मेरी नई अवेकन फोर्स वक्त से पहले ही लेवल अप करके एकदम फाड़ू टीम बन जाएगी। बिना किसी शके ये आइटम तो मुझे खरीदना ही था। एक और जोरदार शॉपिंग स्प्री के बाद मैंने अपने उस लेवल 80 तक पहुंच चुके कैरेक्टर को सिकमोर डेंजर जोन में मॉन्स्टर्स को पेलने के लिए छोड़ दिया और खुद गहरी नींद में सो गया। अगले दिन डोंगफोंग बेस के अंदर जैसे ही मैं अपने ऑफिस में घुसा, मेरी सबसे पहली नजर वहां एकदम टिप टॉप खड़ी लिन टोंग पर पड़ी और मेरी टेबल पर ऑलरेडी एक गरम गरम कॉफी रखी हुई थी। मैं हैरानी से सुन्न पड़ गया। डायरेक्टर लिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लिन टोंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। कल गवर्नमेंट ऑफिस में जो उसका अकड़ वाला एटीट्यूड था वो अब गायब था। ऊपर से ऑर्डर आया है कि मैं आपकी यानी चीफ की सेक्रेटरी बनकर आपके डेली काम में मदद करूं। मैंने कॉफी का कप उठाया और एक सिप लिया। मेरे दिमाग में छलका, इनका रोल कितनी जल्दी बदल गया भाई। पर खैर, आज मैं जिस पोजीशन पर था उसमें लिन टोंग का बहुत बड़ा हाथ था। लगता है आगे आने वाले दिनों में मुझे इस लड़की का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्टर लिन, आप खुद को एज अ सेक्रेटरी ट्रीट मत कीजिए। मेरी इस बात में छुपे हुए मीनिंग को पकड़कर लिन टोंग हल्के से मुस्कुराई। चाहे डायरेक्टर बनूं या सेक्रेटरी, एंड में दोनों काम तो ड्रैगन कंट्री की सेवा के लिए ही है ना। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि इस सीरियस टाइम पर उसके साथ फ्लर्ट करना शायद थोड़ा ओवर हो गया था। मैंने तुरंत अपना चेहरा सीरियस किया और टॉपिक चेंज कर दिया। एक काम है जो आपको अभी करना है। तुरंत डायरेक्टर लिन को इन्फॉर्म करो। उन्हें कहो कि पूरे देश के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को जमा करें। लिमिट एग्जैक्टली 600 लोगों की होगी। मेरा प्लान है उन्हें वक्त से पहले प्रोफेशन अवेकन करवाने का। फिर हम मिथिकल स्पेशल फोर्सेस की टीम बनाएंगे। और हाँ, मेरे कार्ड में 10 बिलियन और डाल दो। समझ गई? लिन टोंग ने जवाब दिया और तुरंत काम पर लग गई। ऑर्डर मिलते ही लिन जैन यान ने भी 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत देश भर में फैले उन सारे एलीट कमांडोज को मैसेज भेज दिया कि अपने सारे करंट मिशंस छोड़कर सीधे डोंगफोंग बेस पहुंचे। 1 घंटे के अंदर ही डोंगफोंग बेस में एक के बाद एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स लैंड करने लगे। उनके रोटर्स की आवाज पूरे एरिया में भौकाल मचा रही थी। रिपोर्टिंग सर, ड्रैगन सोल स्क्वाड, पूरे 30 लोग हाजिर हैं। कमांडर सर आकर इंस्पेक्ट कीजिए। रिपोर्टिंग सर, शार्प ब्लेड स्क्वाड, पूरे 30 लोग हाजिर हैं। कमांडर सर आकर इंस्पेक्ट कीजिए। भारी और तगड़ी आवाजें पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड पर गूंज रही थी। अलग अलग यूनिफॉर्म्स में सारी टीम्स एकदम स्ट्रेट खड़ी थी। लिन जियान यान
जियान ने खुशी से अपना सिर हिलाया। तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम्हें अचानक यहाँ क्यों बुलाया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारा हुआक्सिया और इनफैक्ट पूरा ब्लू स्टार एक ऐसी तबाही का सामना करने वाला है जो पहले किसी ने नहीं देखी। हमारे आने वाले दुश्मन की औकात हमारी सोच से भी बड़ी है और तुम वो लोग हो जो चुने गए हो उस दुश्मन का सामना करने वाले सबसे पहले योद्धा बनने के लिए। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे अंदर जिगरा है? यस सर। उनकी खतरनाक दहाड़ से जैसे आसमान फट गया हो। बहुत बढ़िया, मुझे बस यही आग चाहिए थी तुमसे। मेरे पीछे आओ। अंडरग्राउंड बेस के अंदर मैं और लिन टोंग वहां उनका इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी थे जो उनका ब्लड सैंपल लेने आए थे ताकि उस पर रिसर्च कर सके। उसके बाद एक के बाद एक सारी टीम्स परफेक्ट सिंक में हॉल के अंदर घुसी। उनके सामने जो नजारा था उसे देखकर उनके अंदर हैरानी थी, पर किसी एक बंदे की आंख इधर से उधर नहीं हिली जब तक कि लिन जियान यान चलकर मेरे पीछे आकर खड़ा नहीं हुआ। उन टॉप कमांडोज के चेहरे पर फाइनली थोड़ा शौक दिखाई दिया। ये कल का लौंडा मेजर जनरल लिन जियान यान से भी ऊपर की पोस्ट पर कैसे बैठा है? मैं उनकी फटी हुई आंखों को घूरते हुए बड़े आराम से बोला, मेरा नाम चेन शुआन है, उम्र 22 साल, मिथिकल स्पेशल ब्यूरो का चीफ और मिथिकल स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन। अभी इसी वक्त से तुम्हारी पुरानी रैंक्स और स्क्वाड्स खत्म। अब तुम मिथिकल स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स हो। तुम्हारी पावर बाकी किसी भी आर्मी यूनिट से ऊपर होगी और तुम सबको डायरेक्ट मेजर का रैंक दिया जाएगा। तुम लोग ड्रैगन कंट्री की वो फ्रंट लाइन फोर्स बनोगे जो एलियन रेसेस का सामना करेगी। इसका खतरा तुम्हारे पिछले किसी भी मिशन से 1000 गुना ज्यादा होगा। अगर किसी को पीछे हटना है तो वो अभी दरवाजा निकल सकता है। एक बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। सारे स्पेशल फोर्सेस कमांडोज एकदम मूर्ति की तरह खड़े थे, मेरी आंखों में एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ झांक रहे थे। ये देखकर मैं सैटिस्फाइड हो गया और मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक 6 बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें जिन पर अजीब से सिंबल्स बने थे हॉल के बीच में प्रकट हो गई। हवा में से अचानक पत्थर आते देख मौत से खेलने वाले इन खतरनाक कमांडोज की भी आंखें फटी की फटी रह गई। बस उनकी खतरनाक विल पावर ने किसी तरह उन्हें चिल्लाने से रोक लिया था। उसके बाद मेरे ऑर्डर पर सबने एक लाइन बनाई और अवेकनिंग रूम के आगे खड़े हो गए। सबसे पहला बंदा जो आगे आया वो था शार्प ब्लेड का कैप्टन जिया पिंगवू। वो इन कमांडोज के बीच भी एब्सोल्यूट बॉस था। मैंने देखा कि जिया पिंगवू ने अपने छाले पड़े हुए चौड़े हाथ को अवेकनिंग स्टोन पर रखा। ओम, एक जोरदार साउंड आई और उसी पल उस पत्थर पर बने वो अजीब सिंबल्स जैसे जिंदा होकर चमकने लगे। एक मस्त पर्पल लाइट ने पूरे हॉल को अपने अंदर लपेट लिया। फिर जिया पिंगवू की बॉडी उस लाइट के ककून में कवर हो गई और एकदम चमकने लगी। बाकी कमांडोज ये जादू जैसा सीन देखकर अपना कंट्रोल खो बैठे और हैरानी से चिल्लाकर बातें करने लगे। यहाँ तक कि लिन जियान ये और लिन टोंग जिन्होंने मेरी फाड़ू पावर देखी थी वो भी होश उड़ाए खड़े थे। सिर्फ मैं था जो हल्के से मुस्कुरा रहा था। क्या बात है, पहले ही बंदे ने लेजेंडरी प्रोफेशन अवेकन कर लिया। सच में शार्प ब्लेड का कैप्टन कहलाने के लायक है। भले ही अभी मेरी पूरी बॉडी के आइटम्स मिथिकल लेवल के थे, पर रियल लाइफ में मिथिकल प्रोफेशन पाना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। लेजेंडरी प्रोफेशन मिलना भी लाखों में एक था। एक आम आदमी के लिए तो एडवांस प्रोफेशन मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। कुछ देर बाद वो चमक गायब हो गई। जिया पिंगवू के चेहरे पर एकदम खतरनाक खुशी थी और वो पीछे चलकर आया। अपने प्रोफेशन को अवेकन करते ही उसे अंदर से फील हो रहा था कि वो कितना पावरफुल हो गया है। वो अपने पहले वाले वर्जन से कम कई गुना ज्यादा ताकतवर था। कौन सा प्रोफेशन मिला तुम्हें? मैंने जिया पिंगवू की तरफ देखकर पूछा। हालांकि मैं उस लाइट के कलर से प्रोफेशन का लेवल समझ गया था, पर ये नहीं देख सकता था कि एग्जैक्ट प्रोफेशन कौन सा है। जिया पिंगवू ने जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ और सल्यूट मारते हुए बोला, रिपोर्टिंग सर, मैंने कॉम्बैट टाइप लेजेंडरी प्रोफेशन अवेकन किया है, होली कॉम्बैट वॉरियर। मैंने तारीफ करते हुए सिर हिलाया। बहुत सही, जाओ साइड में जाके एक्सपर्ट्स के साथ उनकी रिसर्च में मदद करो। फिर मैं बाकी कमांडोज की तरफ घुमा और जोर से चिल्लाया, नेक्स्ट। ये प्रोफेशन अवेकनिंग का सीन पूरे 2.5 घंटे चला। मेरे लिए सबसे मस्त सरप्राइज ये था कि उन 600 स्पेशल फोर्सेज में से 20 लोगों को लेजेंडरी प्रोफेशन मिला। रेयर प्रोफेशन वाले लगभग 200 थे और बाकी सबको मिनिमम एडवांस्ड प्रोफेशन मिला था। ऊपर से उन सबको ऑलमोस्ट कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन ही मिले थे। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें सपोर्ट टाइप मिला। लेकिन इन सब में जिसने मेरा सबसे ज्यादा फोकस खींचा वो था ड्रैगन सोल स्पेशल स्क्वाड का कैप्टन ये वेन ताओ। उसने एक लेजेंडरी हिडन प्रोफेशन अवेकन किया था, होली एरे मास्टर। ये कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन था जिसमें एरे फॉर्मेशंस के लिए एक्सट्रीम लेवल का टैलेंट था। फॉर्मेशन सेट करने की उसकी स्पीड किसी भी नॉर्मल एरे मास्टर से कई गुना तेज थी और जो एरेज वो बनाता था उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर अलग ही लेवल पर थी। अभी के टाइम में हमारे ड्रैगन कंट्री के लिए इस प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस मेरी पावर के बाद सेकंड नंबर पर थी, क्योंकि आखिर में अगर ये वेन ताओ के बनाए हुए एरेज की सिक्योरिटी मिली तो ड्रैगन कंट्री के 34 डिफेंस जोन्स की सेफ्टी डबल ट्रिपल हो जाएगी। अगर वो एरेज हाई लेवल मॉन्स्टर्स को पूरी तरह रोक नहीं भी पाए तब भी कम से कम मेरे वहां पहुंचकर बचाने के लिए वक्त तो निकाल ही लेंगे। उसके बाद मैंने स्टोर से खरीदी हुई एक्सपीरियंस विल्स निकाली और उन सब में बांध दी। जैसे उन सब ने वो खाकर अपना लेवल अप किया, मैं उनके सामने खड़ा हुआ और जोरदार आवाज में बोला, साथियों तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम पावरफुल हो? यस सर, एक एक कमांडो ने फाड़ आवाज में चीख कर जवाब दिया। एक आम आदमी या यहाँ तक कि पूरे ब्लू स्टार के लिए हाँ तुम लोग सच में भौकाल हो, लेकिन हमारे फ्यूचर के दुश्मनों के आगे तुम अभी भी नल्ले हो, एकदम की
कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा कमजोर। मेरे इतना बोलते ही मैं सच में फील कर सकता था कि उनके चेहरों पर गुस्सा और हम किसी से कम नहीं वाला एटीट्यूड आ गया था। लेकिन उनका ये झूठा कॉन्फिडेंस तोड़ने के चक्कर में मैंने अपने बोलने का तरीका जरा भी सॉफ्ट नहीं किया, क्योंकि अब वो मिथिकल स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स थे, इसलिए उनका पूरा हक बनता था असली रियलिटी जानने का। 5 दिन बाद, या स्ट्रिक्टली बोलूं तो ठीक 4.5 दिन बाद, मिथिकल एरा इस ब्लू स्टार पर उतर आएगा। उस वक्त जिन राक्षसों से तुम्हारा पाला पड़ेगा उनकी साइज हजारों मीटर्स लंबी होगी। अब बताओ, क्या अभी भी लगता है तुम भौकाल हो? मेरी आवाज गूंजते ही सारे मेंबर्स के होश उड़ गए। उनके चेहरों पर सख्त डर साफ दिख रहा था। भले ही उन्होंने मौत का खेल खेला हुआ था, और आज जब उन्होंने इस रुला देने वाली सच्चाई को सुना तो उन सबकी पैंट गीली हो गई। मेरी उम्मीद है कि तुम लोग अपने अंदर के इस घमंड और जल्दबाजी को दबा दोगे और खुद की ट्रेनिंग को आग लगा दोगे। ये अचानक मिली पावर से चौड़े मत घूमना। तुम सब हमारे ड्रैगन कंट्री की आखिरी उम्मीद हो। तुम ही इस जनता की बुनियाद हो। फिर मैंने जो मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया तैयार करके रखी थी वो उनके हाथों में पकड़ा दी। अब आगे का सुनो। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे रटा मारते हो या किसी और तरीके से याद करते हो, पर इस बुक की हर इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए। सोचो, अगर तुम्हारे सामने इनमें से कोई मॉन्स्टर आ गया तो तुम उसे टपकाने के लिए क्या करोगे? अपनी बात खत्म करके मैंने वहां और टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने ये वेंताओ को इशारा किया और लिन टोंग को लेकर वापस अपने ऑफिस निकल लिया, क्योंकि अब मेरे पास एक ऐसी चीज थी जो इस सबसे भी कई। मैंने पूछा, ये वेंताओ, तुमने कौन सा स्किल अवेकन किया है? ये वेंताओ ने कड़ी आवाज में जवाब दिया, रिपोर्टिंग चीफ, मैंने लेजेंडरी स्किल बाफांग स्वॉर्ड एरे अवेकन किया है। ये सुनते ही मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक आ गई। बाफांग स्वॉर्ड एरे, इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर एकदम भौकाल होती है। हमारे डिफेंस जोन्स की सिक्योरिटी के लिए इससे बढ़िया कुछ और हो ही नहीं सकता था। मैंने तुरंत ऑर्डर दिया, इस बाफांग स्वॉर्ड एरे को सेट करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, फटाफट एक लिस्ट बना कर दो। जैसे ही लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट वो सामान जमा कर लेगा, तुम तुरंत 34 डिफेंस जोन्स में जाओगे और इस फॉर्मेशन को सेट करोगे। टाइम बहुत कम है, अभी के अभी निकल जाओ। ये वेंताओ ने कड़क सल्यूट मारा और बोला, यस सर, और तुरंत वहां से निकल गया। तभी लिन टोंग मेरे पास दौड़ते हुए आई और बोली, चीफ, एक प्रॉब्लम आ गई है जिसे शायद आपको खुद आके हैंडल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सारे मेन अरेंजमेंट्स तो लगभग सेट हो चुके थे, अब अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? उसने आगे बताया, आपके पिताजी जिद पर अड़े हैं कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी है। उन्होंने तो ड्राफ्ट ऑफिस वालों के साथ लगभग हाथापाई ही कर दी थी। जब से मैं स्पेशल ब्यूरो का चीफ बना था, मेरे माँ बाप को सीक्रेटली प्रोटेक्ट किया जा रहा था। उन्हें मेरी ये नई पावर्स और इस नई लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। देश की ये लेटेस्ट भर्ती सिर्फ 40 साल से कम उम्र वालों के लिए थी। मेरे पिताजी चैन ल्यूजन की उम्र तो कब की उस लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी और उनका आर्मी ज्वाइन करने का जोश एकदम हाई था। आखिर वो 10 साल मिलिट्री में सर्व कर चुके वेटरन सोल्जर थे, इसीलिए ड्राफ्ट ऑफिस वाले भी उन्हें सख्ती से रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और मामला घूम फिर कर मेरी टेबल पर आ गया। कसम से उस पल मेरा दिमाग एकदम उड़ गया था। घर का मामला सुलझाना सबसे मुश्किल काम होता है। देश के रूल्स के हिसाब से मेरे बूढ़े बाप जो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। और अगर ओपनली सोचूं तो आने वाली ये जंग इतनी भयानक और खूंखार होने वाली थी कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी फैमिली को इस तबाही से सेफ रखना चाहता था। असली बात तो ये थी कि ड्रैगन कंट्री में हम जैसे हजारों जवान खून वाले तैयार बैठे थे, तो फिर हम अपने बड़े बुजुर्गों को बॉर्डर पर मौत के मुंह में कैसे भेज सकते थे? अब उनका टाइम आराम करने का था। मैंने अपना सिर उठाया और लिन टोंग से पूछा, क्या और भी ऐसे वेटरन्स हैं जो जबरदस्ती भर्ती होने की डिमांड कर रहे हैं? वो थोड़ा हैरान होकर बोली, बहुत सारे सर। लोगों का जोश हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा है, चाहे कोई भी उम्र हो। अगर कोई वेटरन सोल्जर है तो वो किसी न किसी तरह लाइन में लगकर आर्मी ज्वाइन करने को मर रहा है। ये सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। क्या आग है मेरे देश वालों में। जब आम जनता की हिम्मत ऐसी हो तो ऐसी कौन सी आफत है जिसे हमारी ड्रैगन कंट्री हरा नहीं सकी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैंने ऑर्डर दिया, ड्राफ्ट ऑफिस से कहो कि एक नोटिस पब्लिक करे और इस रूल के पीछे का एग्जैक्ट रीजन सबको क्लियर करे। इन वेटरन्स का दिल नहीं टूटना चाहिए। रही बात मेरे पिताजी की, मैं खुद उन्हें कॉल करके हैंडल करता हूँ। लिन टोंग ने सल्यूट करते हुए कहा, यस चीफ, और ऑर्डर मिलते ही निकल गई। मैंने आराम से अपना फोन निकाला और उन्हें डायल किया। फोन उठाते ही उस पार से वो जानी पहचानी बिंदास आवाज आई, ओए नालायक, आधे महीने से एक कॉल नहीं किया तूने? तो आसमान में उड़ रहा है क्या? कोई लड़की वड़की मिली या नहीं? उनकी बात सुनकर मेरी स्माइल निकल गई। बिल्कुल वही ओरिजिनल फ्लेवर। मैंने पूछा, मैंने सुना फिर से आर्मी ज्वाइन करने जा रहे हो? वो गर्व से बोले, तो और क्या, देश को अभी हमारी जरूरत है। मैं 10 साल का वेटरन हूँ, इस वक्त पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं बनता। मैंने उन्हें समझाते हुए बताया, पर आप इस बार लेट हो गए बॉस। आपके इस बेटे ने आपसे पहले ही मिलिट्री ज्वाइन कर ली है। अगर हम बाप बेटे दोनों फ्रंट लाइन पे चले गए तो माँ को अकेला कौन देखेगा? इस बार आप चुपचाप घर पर आराम से बैठो। आपके हिस्से की लड़ाई इस बार आपका बेटा लड़ेगा। मुझे अपने बाप की वो जिद्दी खच्चर वाली आदत अच्छे से पता थी। नॉर्मल तरीके से वो मानने वाले थे ही नहीं। चेन ल्यूजन गुस्से से चिल्लाए, तू बेवकूफ है क्या? पागलपंती बनकर और अभी के अभी घर वापस आ। हमारी चेन फैमिली का एक ही इकलौता बेटा है तू। मुझे अपना पोता देखना है भी। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता पिताजी। आप खुद एक वेटरन हो, आपको अच्छे से पता है कि आर्मी भगोड़ों का क्या हाल करती है। मेरी इस एक ठंडी लाइन ने चेन ल्यूजन को एकदम चुप करवा दिया।
फोन पर सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में बोला, बेटा अपना ख्याल रखना, ट्रेनिंग अच्छे से करना, ग्राउंड में ज्यादा पसीना बहाओगे तो असली बैटल में कम खून बहेगा। तेरी माँ और मैं तेरे जीत कर घर लौटने का इंतजार करेंगे। उनकी इस भाषणबाजी से मेरा दिल भर आया। आज ड्रैगन कंट्री में न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को ठीक ऐसी ही नसीहतें दे रहे होंगे। शांति के दिनों में मिलिट्री ज्वाइन करना अलग बात थी, पर देश के इस लेवल के एक्शन को देखकर सबको पता लग गया था कि कोई भयानक महायुद्ध शुरू होने वाला है। और कौन सा माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े को ऐसी जगह भेजना चाहेगा। मेरा दिल अंदर से दुखा। इस वक्त मैं पूरी ड्रैगन कंट्री का सबसे ताकतवर प्लेयर था। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जल्दी से जल्दी अपना लेवल इतना ऊपर ले जाना कि मैं देश के हर एक जवान की जान बचा सकूं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि अचानक लिन टोंग का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसके होश उड़ गए। वो घबराते हुए बोली, चीफ बहुत बड़ा कलेश हो गया है। हमारे एक फॉरेन स्टूडेंट को जो ईगल कंट्री में था, हमारी गवर्नमेंट ने उसे वापस बुलाने का ऑर्डर दिया था। उसने आने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, पर वहां उन गोरों ने किसी न किसी बहाने उसको यहीं बंदी बना लिया है। मैं सच में हैरान था। बस एक अकेला स्टूडेंट ही तो है, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा ड्रामा क्यों शुरू कर दिया। लिन टोंग ने आगे बताया, चीफ आपको उसकी औकात नहीं पता। उसका नाम शाओ चन फेंग है। वो मेडिकल, बायोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड का एक फरिश्ता है। इतनी छोटी सी उम्र में उसने वर्ल्ड साइंटिफिक रिसर्च लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीत लिया है। पूरी दुनिया जानती है कि वो एक मॉन्स्टर जीनियस है। सिर्फ यही नहीं, वो ईगल कंट्री के सारे टॉप लेवल सीक्रेट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा था, और यहाँ तक कि वहाँ का प्रेसिडेंट डोनाल्ड भी उसे अपना सगा बेटा मानता है। अब जब उसने अचानक अनाउंस किया कि वो हमारे देश आना चाहता है तो वो गोरे पागल हो गए। उनसे देखा ही नहीं गया। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक जोरदार और खतरनाक हंसी आई और मैं बोला, क्या घटिया डाकू है साले। पूरा लफड़ा डिटेल में जानने के लिए मैंने अपना फोन निकाला। पता चला इंटरनेट पर तो जैसे बॉम्ब फट गया था। हमारे फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने सख्त भाषा में एक वार्निंग वीडियो रिलीज की थी, जिसमें ईगल कंट्री की इस गुंडागर्दी की धज्जियां उड़ाई गई थी। वीडियो में क्लियर वार्निंग थी, हमारी ड्रैगन कंट्री डिमांड करती है कि आप तुरंत हमारे सिटीजन शियाओ चैन फेंग को रिहा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कोई भी खतरनाक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, जिसमें मिलिट्री पावर का यूज होना भी पक्का है। इस डिप्लोमेटिक वीडियो ने सोशल मीडिया पर भौकाल मचा रखा था। करोड़ों देशवासियों का खून खौल रहा था और वो चाह रहे थे कि इस बार सिर्फ बातों से काम न बने, हम उन्हें सच में अपनी औकात दिखाएं। वहीं ईगल कंट्री के व्हाइट हाउस के अंदर उनके बड़े बड़े जनरल्स का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी फटी पड़ी थी और आपस में ही डरे हुए थे। असली रीजन ये था कि एक तो शियाओ चैन फेंग उनके फायदे की बहुत बड़ी मशीन था, और दूसरा हमारी ड्रैगन कंट्री के अचानक इस खतरनाक रूप ने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। उन्हें लगा था हम बस फेक नाटक कर रहे हैं, पर जब उन्होंने देखा कि हम असली गेम खेल रहे हैं तो उनकी हालत पतली हो गई। अब तो हर जगह से हमारे फॉरेन एम्बेसीज भी बंद होकर वापस आ रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं सच में ड्रैगन कंट्री वर्ल्ड वॉर 3 सीजन स्टार्ट ना कर दे। अगर शियाओ चैन फेंग सेफली घर वापस आ गया तो हमारी टेक्नोलॉजी रातों रात डबल हो जाएगी। वो लोग पास्ट में एक ऐसी बड़ी गलती पहले भी कर चुके थे और उसका अफसोस उन्हें अब तक था। तभी एक जहर सी ब्लॉन्ड सेक्रेटरी भागती हुई आई और बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन कंट्री के ईस्ट साइड की पूरी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट मूव कर रही है। उनका डायरेक्शन सीधा हमारी तरफ ईस्ट में है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ने गुस्से में गाली बकी, ओह शिट, और तुरंत अपने सारे चमचों के साथ सीधा कमांड रूम की तरफ भागा। इसी दौरान यहाँ बेस के अंदर मुझे भी नंबर 1 कमांडर का सीधा कॉल आ गया। कमांडर की आवाज आई, कॉमरेड चेंजवान, मुझे तुम्हें तुम्हारे काम के बीच डिस्टर्ब नहीं करना था, पर एक ऐसा मैटर आ गया है जिसमें सिर्फ तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 कमांडर की इतनी इज्जत वाली टोन सुनकर मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया और बोला, कमांडर आपको ऐसी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मेरा हर सांस ड्रैगन कंट्री के लिए है। उन्होंने बोला, तो फिर सीधे काम की बात पर आते हैं। शियाओ चैन केंग वाला केस तुमने सुन ही लिया होगा। कैबिनेट का ये डिसीजन है कि जब तक जरूरी ना हो हम इन गोरों के साथ कोई आमने सामने का युद्ध नहीं चाहते। हमें अपना सारा दिमाग अपनी डिफेंस सिटीज पर लगाना है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मुख्य दुश्मन ये बाहर वाले लोग नहीं है, बल्कि अगले कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला मिथिकल एरा है। इसीलिए हमारी मांग है कि तुम सीक्रेटली बिना किसी ऑफिशियल टैग के जाओ और शियाओ चैन फेंग को निकाल कर लाओ। थोड़ा सोचने के बाद मैं सीरियस होकर बोला, कमांडर मेरे पास एक मस्त आइडिया है। हमने अभी अभी मिथिकल स्पेशल फोर्सेस बनाई है, क्यों ना इन ईगल कंट्री वालों पर उनकी लाइव प्रैक्टिस करवाई जाए। उन्हें ही भेजते हैं ये काम निपटाने। सच बोलूं तो जिस लेवल पर मेरी पावर अब आ चुकी थी, चुपचाप वहां घुसना और शियाओ चैन फेंग को उठाना मेरे लिए एकदम बच्चों का खेल था। जब तक वहां के मिलिट्री वाले सीधा न्यूक्लियर लेवल के वेपन्स नहीं गिराते, उनकी नॉर्मल चिल्लर बंदूकें मेरे शरीर को टच भी नहीं कर सकती थी। हद से हद एक मिसाइल शायद मुझे थोड़ा खरोच सकती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नंबर 1 कमांडर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर एक बात ध्यान में रखना, इस मिशन का इकलौता टारगेट शियाओ चैन फेंग को जिंदा और सेफ वापस लाना है। उन गोरों के साथ फालतू दुश्मनी पालने में वक्त बर्बाद मत करना। हमारे पास इधर बहुत और काम पेंडिंग है। मैंने जवाब दिया, ऑर्डर रिसीव्ड सर। फोन कटते ही मैं सीधा स्पेशल फोर्सेस बेस के लिए निकल गया। बेस हॉल में कदम रखते ही मेरी भारी आवाज गूंजी, सब लाइन में लगो और असेंबल हो जाओ। जो लड़के जमीन पर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, वो एक झटके में स्प्रिंग की तरह उठे और नैनो सेकंड्स में लाइन बनाकर खड़े हो गए। मैंने ऑर्डर दिया, जियापिंगवू, चंडिंग, वोंगहू, शावाल,
तुम सातों मेरे साथ चलोगे, बाकी सारे यहीं पर कमांड का इंतजार करेंगे और ट्रेनिंग कंटिन्यू रखेंगे। ये जो 7 लड़के मैंने सिलेक्ट किए थे वो अपनी फोर्स के एलीट कैप्टन्स थे और इन सब के पास लेजेंड लेवल की क्लास पावर्स थी। अगर मेरे साथ होने के बावजूद ये लोग एक स्टूडेंट को नहीं बचा पाए तो भाई साहब मिथिकल एरा के उन दरिंदों का सामना करना तो दूर की बात थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद मैंने उन्हें मिशन की सच्चाई बताई और कहा, ईगल कंट्री के कमीनों ने हमारे एक स्टूडेंट को उड़वा लिया है और अपने देश में दबोच रखा है। ऊपर से ऑर्डर है कि हमें उस बंदे को निकालना है। तुम्हारी क्लास अवेकनिंग के बाद ये पहला बड़ा टेस्ट है। ऐसा खेल खेलना कि मुझे उंगली तक उठानी ना पड़े। मेरी इस कड़क बात को सुनकर जिया पिंगवू और बाकी सारे चुप रहे, पर उन सब के अंदर जो जंग लड़ने की भूख और आग थी वो पूरे प्लेन में फील की जा सकती थी। कुछ घंटों बाद लगातार हवा में रहने पर ड्रैगन कंट्री का टाइम रात का हो चुका था। अचानक आसमान में उस प्लेन के अंदर बैठा हुआ मैं अपने अंदर लेवल्स बढ़ने का एक तगड़ा फीडबैक फील करने लगा। इस बार सिस्टम मेरी क्लास को लेवल 80 के पार पुश कर रहा था। मेरे पूरे जिस्म में की और पावर की ऐसी तूफानी बाढ़ आ गई कि मेरा दिमाग चक्कर खा गया। अगर मैं पूरी जान लगाकर उस उबलती हुई एनर्जी को कंट्रोल नहीं करता तो शायद ये फ्लाइट हवा में ही भस्म हो जाती। 10 मिनट बाद जब सिस्टम शांत हुआ, मैं अपने अंदर का वो आग उगलता हुआ पावर महसूस कर रहा था। मेरे चेहरे पर एक किलर स्माइल आ गई। इस लेवल पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे ब्लू प्लैनेट की एक घटिया ग्रेविटी मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रही है। मुझे सच में लग रहा था कि मैं आसमान में हवा के बीच आराम से चल सकता हूं। पर ऑब्वियस सी बात है, मैं उड़ते प्लेन से कूदकर ये मौत का खेल टेस्ट नहीं करना चाहता था। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई तो सीधा यमराज से मिलूंगा। उसके तुरंत बाद मैंने अपना इन गेम इंटरफेस खोला और जो नए लिमिटेड टाइम शॉप पैक्स आए थे उन सबको दबादब खरीद लिया। लेवल कैप बढ़ते ही नए एक्सपीरियंस बिल्स 40 लेवल से सीधा अपग्रेड हो चुके थे और हाई लेवल एक्सपैक्स ने लिमिट को 80 से तोड़कर सीधा 100 तक पहुंचा दिया था। मैंने नॉन स्टॉप वो सारे एक्सपी आइटम्स दबाए और आखिरकार बूम, मेरा बेस लेवल एग्जैक्टली 100 हिट कर गया। मेरे चेहरे पर पूरा जोश था। खुशी जरूर थी पर मैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। मुझे मालूम था लेवल 100 तो सिर्फ बेस है, उसके ऊपर अभी बहुत तगड़े रम्स थे और जब गेम के अंदर के सारे मॉन्स्टर असलियत बनकर इस आने वाले मिथिकल एरा में घिरेंगे तो वो और भी फाड़ू लेवल्स के होंगे। मुझे ये गेम पूरी तरह से बंद होने से पहले खुद को और अपग्रेड करते रहना था। पर अगले ही सेकंड मेरे स्क्रीन पर आए एक नोटिफिकेशन ने मेरा सारा मूड चौपट कर दिया। डिंग, सिस्टम आपको लेवल 100 क्रॉस करने पर बधाई देता है। अब आप एक मुकम्मल केओस स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हैं। अब से आगे आपका लेवल किसी भी आर्टिफिशियल आइटम या एक्सपीरियंस बिल से नहीं बढ़ेगा। चाहे आप गेम में कितने भी बॉस मार लें या रियल लाइफ में आने वाले मिथिकल एरा के दरिंदों को काट दें, आपको 0 एक्सपी मिलेगी। लेवल अप करने के लिए अब से प्लेयर को दुनिया के लॉज और उनके रूल्स को अपने सोल से समझना और फील करना पड़ेगा। ये लाइन पढ़ते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं तो सपने देख रहा था कि मैं आसानी से इन आइटम्स और पैकेजेस का यूज करके सीधा लेजेंडरी सेंचुरी लेवल फान जाऊंगा या कम से कम ट्रू किंग की औकात तक तो पहुंच ही जाऊंगा। पर ये सारे उम्मीदों के सपने टूट चुके थे। वैसे सोचूं तो बात सही भी थी। अगर सिर्फ पैसे फेंककर या गेम खेलकर कोई इनविंसिबल गॉड बन जाता तो यूनिवर्स जिस लेवल की आफत लाने वाला था उसका क्या मतलब बचता। फिर भी ये लेवल 100 पर टच करना बाकियों के लेवल के हिसाब से एक अलग ही दुनिया थी। एक ठंडी आह भरने के बाद मैंने बचे हुए सारे स्किल स्क्रॉल पैकेजेस का लॉक खोला। मैंने अपने अवेकेंड 5 के 5 करियर स्किल्स पर वो स्क्रॉल्स ठेल दिए और उन सबको भी लेवल 100 तक छाप दिया। उसके बाद ही मैं शांत हुआ। हमारी फ्लाइट अब फाइनली समुंदर क्रॉस करके औकात वाले लोगों के देश ईगल कंट्री पहुंच चुकी थी। उस वक्त लॉस एंजलिस के आउटस्कर्ट एरिया की एक आलीशान कोठी में एक पतला और सीधा सा दिखने वाला जवान लड़का शांत खड़ा होकर वर्ल्ड मैप को घूर रहा था। बाहर से देखने पर कोठी एकदम आम लग रही थी, पर ग्राउंड के उस पूरे आंगन और डार्कनेस में सैकड़ों फुली गियर्ड कमांडोज हेवी गन्स लेकर वहां किसी चिड़िया को भी उड़ने नहीं दे रहे थे। रूम के अंदर एक गोरी सुपर हॉट ब्लॉन्ड आइटम हाथ में 2 लाल वाइन के ग्लासेस लिए ठुमक ठुमक कर उस लड़के के पास चलकर आई। उसने प्यार से पूछा, मेरे जियाओ एक घूंट लेने का मूड है? जियाओ शेनफेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप ग्लास पकड़ लिया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उस गोरी औरत ने अपने लाल होठों से ग्लास को चिपकाया और एक आशिकाना मखमली आवाज में बोली, मेरे जियाओ तुम इतनी जिद क्यों करते हो ड्रैगन कंट्री वापस जाने की? यहाँ की लग्जरी में क्या बुराई है? यहाँ एक आजाद हवा है। अगर तुम हाँ कर दो तो एक सेकंड में तुम्हें ग्रीन कार्ड, डायरेक्ट $100 बिलियन और उसके साथ ये खूबसूरत आइटम हमेशा के लिए मिल जाएगी। अचानक से उसने अपना पूरा जिस्म उसके पास सरका दिया। अगर वहां किसी नॉर्मल बंदे का दिमाग होता तो वो कब का पिघलकर घुटने टेक चुका होता, पर हमारा जियाओ शेनफेंग तो किसी साधु बाबा से कम नहीं था, एकदम इमूवेबल। जियाओ शेनफेंग ठंडे दिमाग से बोला, तुम लोग इन बातों को नहीं समझ सकते। देश का रिश्ता अलग होता है।
तुम लोग ने मेरी बॉडी को तो इस कमरे में बंद करके रखा है, पर तुम मेरे रूह पर कब्जा नहीं कर सकते। वो लिलिया नाम की आइटम कुछ और नाटक करके उसे पटाने की कोशिश करने ही वाली थी कि अचानक बूम, आसमान फाड़ने वाली एक चिल्लाहट और तूफानी आवाज गूंजी। उसकी तुरंत बाद गोलियों की बरसात और लोगों की माँ बहन की गालियां शुरू हो गईं। बाहर अंधेरे में खड़े कमांडोज अपनी अंधी राइफल्स उठाकर बिना सोचे समझे फायर कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सबसे महंगे थर्मल ग्लासेस पहने थे, फिर भी उन्हें डार्कनेस में घंटा कुछ नहीं दिख रहा था। सूश सूश सूश, हवा फाड़ते हुए लगातार पत्थर फेंकने की आवाजें आई। सारे कमांडोज की फट के हाथ में आ गई जब उन्होंने अपनी मोटी मोटी आंखों से देखा कि भारी मिट्टी के साथ बड़े बड़े लकड़ी के पेड़ उनके ऊपर मिसाइल की तरह बरस रहे थे। और इससे पहले कि उन्हें छुपने का टाइम मिलता, हवा में साए जैसे दिखने वाले शैडोज उनकी औकात के बाहर स्पीड पर उनके ठीक आगे आकर रुके। बैम! फ्रंट में खड़े एक लीडर शख्स ने इतनी गंदी ताकत से पंच मारा कि उस पूरी कोठी की दीवार फाड़कर वहां एक छेद हो गया। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स डर के मारे चिल्लाए, ओ माय गॉड, ये किस कैटेगरी के राक्षस है। यहां तक कि उन एलीट फोर्स वालों के सामने जो फिगर्स खड़ी थीं, उनकी ताकत के आगे वो सारे मक्खी मच्छर बराबर थे। ये फिगर्स की आने वाली शॉक वेव ही इतनी डेंजर थी कि वो सारे आसानी से धूल चाटने लगे। पलके झपकते ही सारे सिक्योरिटी गार्ड्स या तो अनकॉन्शियस पड़े थे या फिर एक्टिंग करके मरने की नाटक कर रहे थे। उसके तुरंत बाद मैं हीरो की जैसी एंट्री मारते हुए पीछे हाथ रख के उस टूटे कमरे के अंदर चलाया। कोठी के अंदर बाकी पर्सनल गार्ड्स डर के मारे कांपते हुए अपनी राइफल्स मेरी छाती पर एम कर चुके थे। वो चिल्लाकर बोले, शिट, तुम लोग हो कौन? एक स्टेप और आगे रखा तो गोलियों से भून डालूंगा। मैंने उसके डरपोक वार्निंग्स को कचरे में डालकर ठंडा रिस्पॉन्स दिया और जियाओ चेनफेंग की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर जियाओ, चलिए, आपको घर वापस ले जाने आए हैं। ये बातें सुनते ही जियाओ चेनफेंग की एकदम आंसू और इमोशन से हालत पतली हो गई। वो स्ट्रिक्ट जिस्म का लड़का हिलती हुई हालत में कांपने लगा और चेहरे पर आंसू लिए पूरी ताकत से मुझसे हाँ में सर हिलाया। उनकी अप्रूवल देखते ही बूम, मैंने अपना स्किल चलाया, पर देखने वालों को ऐसा फील हुआ जैसे मैं अपनी जगह पर खड़ा ही हूं। सिर्फ हवा का झोंका सा उड़कर कमांडोज के ठीक सामने पहुंचा। इससे पहले कि वो गोरी फौज एक ट्रिगर खींचती, वो हवा में उड़े और पत्तों की तरह उड़कर बाहर जा गिरे। वो पास खड़ी हॉट लिलिया चुड़ैल की तरह चिल्लाई, हे भगवान, और तुरंत जमीन पर ठंडी पड़कर बेहोश हो गई। मेरे पास उन फालतू कैरेक्टर्स को भाव देने का एक सेकंड का भी टाइम नहीं था। मैंने एक साइन किया और मेरी स्क्वाड उस जियाओ चेनफेंग को कवर करके काली रात में इनविजिबल हो गए। ये पूरा बवाल मचने से लेकर हमारा निकलना सिर्फ 3 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हुआ था। ध्यान रहे, हम इस चुगलखोर ईगल कंट्री के बिल्कुल दिल और सेंटर में खड़े थे। अगर उन लोग को सॉलिड न्यूज मिलती तो उनका पूरा बैकअप भयानक एटम बॉम्ब वाला वेपन उनके घर में भी फोड़ देते। मुझ पर उन बॉम्ब का एक कौड़ी का फर्क नहीं पड़ने वाला था, पर मेरी बाकी टीम वहां राख बन सकती थी। बेस से बाहर हम अपने अंदर कवर एजेंट्स के वैन्स में बैठे और ठीक करीबी समुद्री डॉकयार्ड के लिए निकल लिए, पर रास्ते में लगाए हुए दुनिया भर के कैमरास और उन सारे सीसीटीवी को एक एक करके तोड़ना एक बेवकूफ़ी और टाइम वेस्ट था। अटैक की खबर गोली से भी तेज स्पीड से फैली। लॉस एंजल्स में पड़े सारे आर्मी और लोकल पुलिस रोड पर उतर चुके थे। हाईवेज बैरिकेड कर दिए गए। सबसे भयानक न्यूज एंकर भी गाड़ियां भगाकर ये स्पाइसी कवर करने निकल लिए। उनकी सिक्योरिटी वीक होने का पूरा फायदा उठाकर हमने अपना ट्रक ठीक हार्बर पर टकराकर ब्रेक मारी, पर पीछे मौत की तरह 50 पुलिस कार्स सायरन बजाकर हॉर्न पे हॉर्न ठेल रहे थे और हमारे सर के ऊपर लगातार धुप-धुप करती 5 पुलिस हेलीकॉप्टर्स थे। मैंने इस मौत वाले सर्कल के चारों ओर का स्कैनर लिया और ऑर्डर दिया, जियाओ पिंगवू, तुम सारे लोग आगे बढ़ो और मिस्टर जियाओ को सेफ उस शिप में लॉक करो। जियाओ पिंगवू ने यह सुनते ही अपना चेहरा उतारा और शक्ल पलट ली। वो मेरी पोजीशन और असलियत को क्लियर जानते थे। मैं ड्रैगन कंट्री के लिए एक उस साइंटिस्ट या उस पूरे स्क्वाड के लेवल पर भगवान की लेवल वाला जरूरी पीस था। वो जिद करते हुए बोला, सर, मैं इन लोग के सामने ब्लॉक बन कर रुकूंगा, आप प्लीज सेफ उस पर फ्लाइट बोर्ड करें। मैंने एकदम एंग्री विलन लुक उस पर मारा और चिल्ला के गुस्सा किया, अबे जो ऑर्डर दिया है वो फॉलो कर, ये सब चिंदी चोर मिलकर मुझे नहीं रोक सकते। इस तगड़े आमने सामने ठीक थोड़ी दूर से उन लॉस एंजलिस के पुलिस वालों ने स्पीकर निकालकर गाना शुरू कर दिया, ए ड्रैगन कंट्री के दरिंदो, हमने तुम्हें चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, चुपचाप ग्राउंड पर बैठकर सरेंडर करो वरना हम तुम्हें यही शूट आउट में उड़ाएंगे। वो कचरा ऑफिसर अपनी लाइन पूरी भी नहीं कर पाया कि आसमान में काले धब्बे की शैडो हर सेकंड जूम इन और लार्ज हो रही थी। वो घटिया 2 टन का लोहे का कंटेनर पूरा आसमान फाड़ने वाली आवाज के साथ उड़कर ठीक उन गधों के बीच दे मारा। इस आतंकी एक्शन से वो मोटी पुलिस वाले ऐसे फटी आवाज में भागे जैसे कुत्ते पीछे पड़े हों। वो गिरता हुआ मॉन्स्टर बॉक्स ने डायरेक्ट सब पुलिस कार्स को आटे की तरह पापड़ बनाकर फोड़ दिया। ऊपर फटी हेलीकॉप्टर वाले स्नाइपर्स का ट्रिगर हिल गया और बुलेट की बारिश होने लगी, पर अचानक उनकी फेस पे धोखा होने लगा। मैंने
मैंने सीधा 2 10 टन कार्स अपने नंगे हाथों से पकड़ी और उनको कंकड़ बराबर आसमान में घुमा के हेलीकॉप्टर्स के स्ट्रेट फेंका। हेलीकॉप्टर वाले लोग रो पड़े और ठीक आसमान पीछे फ्लाइट उल्टी की गोलियां चलाना एकदम छोड़ दिया। उन्हें अपनी औकात मालूम चल गई कि अभी तो ये बंदा सिर्फ छोटे टॉय कार्स हवा में दे मार रहा है, गलती से मूड खराब हुआ तो वो बड़ा समुद्री शिप ही पकड़कर ऊपर मार देगा, फिर किसी का बाप भी उन्हें बचाकर नहीं जाएगा। वो पूरे ईगल कंट्री वाले कमांडो और सारे घटिया मीडिया चैनल की चढ़ी हुई आइस से एक भगवान वाली बॉडी लैंग्वेज लेकर मैं आराम से शिप में वॉक कर गया। मैंने जहाज के अगले डेक पर खड़े होकर उन सबको अपने एटीट्यूड से ठीक घूरा। ऐसी तगड़ी साइलेंट भोकाल की रेंज बन गई थी कि किनारे पे खड़े किसी बंदे की पैंट में दम नहीं थे जो अपनी एक उंगली भी हिला पाए। सब बस मुंह फाड़ के मेरी शिप धोखे से आगे जाते देख रहे थे। कुछ घंटे बाद जब उस व्हाइट हाउस रूम के डोनाल्ड का मैसेज आ गया, गुस्से से पागल ठेलकर फट गया। वो चिल्लाकर बोला, ओए जनरल विलियम, ये किस बेवकूफी का नाटक है? क्या इस एलए को पब्लिक रोड समझा हुआ है क्या इन लोगों ने? वो ड्रैगन कंट्री वाले हमारे देश में आकर जैसे चाहते हैं घूम रहे हैं, तो मेरी इस महान ईगल कंट्री की औकात में जरा सा विलियम ने अपना मुंह काला करते हुए और एक ब्लर सीसीटीवी फुटेज आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, देखिए इस कैमरा फुटेज को। रात की धुंध में लग रहा है जैसे किसी अकेले बंदे ने अपने नंगे हाथों से पूरा पेड़ उखाड़ा और उसे किसी खिलौने की तरह दूर विला की तरफ फेंक दिया। विलियम ने आगे वॉर्न किया, प्रेसिडेंट सर, ड्रैगन कंट्री ने किसी आम इंसान को नहीं भेजा है। नॉर्मल तरीके से उन्हें रोकना नामुमकिन है। मैं आपसे परमिशन मांगता हूं कि नेवी बेस से फाइटर जेट्स भेजकर उन्हें रास्ते में ही ब्लॉक किया जाए। डोनाल्ड ने वीडियो देखते हुए अपना माथा सिकोड़ा और गुस्से में ऑर्डर दिया, एक बात याद रखना, शाओ किसी भी हाल में यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो सीधे मिसाइल दाग दो। उसका समुद्र में दफन होना ड्रैगन कंट्री वापस जाने से लाख गुना बेहतर है। ईगल कंट्री के नेवी बेस से कई F-22 फाइटर जेट्स आसमान फाड़ते हुए उड़ान भर चुके थे और हमारी शिप की तरफ तूफान की तरह बढ़ रहे थे। और इधर थोड़ी देर के लिए खतरा टलने के बाद मैं शिप के केबिन में आराम कर रहा था। मेरे स्क्वाड के लड़के बाहर पहरा दे रहे थे और मेरे पास वो सीक्रेट एजेंट्स बैठे थे जिन्होंने ईगल कंट्री में हमारी मदद की थी। मैंने उन सबको देखते हुए कहा, आप सबने बहुत मेहनत की है। देश ने इंटरनेशनल वाटर्स में एक पूरी फ्लीट हमारे इंतजार में लगा रखी है। बस इस थोड़े से रास्ते को पार कर लें, फिर हम सेफली घर पहुंच जाएंगे। कोड नेम पीकॉक वाली लड़की और बाकी सब ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गए सर। उसी वक्त इंटरनेशनल वाटर्स में एक भयानक और विशाल फ्लीट खड़ी थी। मेन शिप के कमांड रूम में ड्रैगन कंट्री के लगभग 100 टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स सैटेलाइट के जरिए हमारी शिप की एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। फ्लीट का कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग फू जोंग, जिसकी ग्रीन यूनिफॉर्म पर 2 स्टार्स चमक रहे थे, वहां खड़ा था। एक सोल्जर ने रिपोर्ट दी, 20 F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स मिथिकल शिप की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, फासला 150 नॉटिकल माइल्स। वांग फू जोंग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। इतने बड़े मैटर में एक लेफ्टिनेंट जनरल होने के बावजूद वो अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकता था। उसने तुरंत अपना इनक्रिप्टेड फोन निकाला और नंबर 1 कमांडर को डायल किया। फोन पर नंबर 1 की आवाज आई, थोड़ा और इंतजार करो, हमें मिस्टर चैन पर पूरा भरोसा है, पर एक बात ध्यान में रखना, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कॉमरेड शान शुआन को हर हाल में बचाना है। अगर इसके लिए हमें इंटरनेशनल वाटर्स क्रॉस करके सीधा वॉर करनी पड़े तो भी पीछे मत हटना। ये सुनकर हुआंग फू जोंग के दिल को एकदम ठंडक मिल गई। दूसरी तरफ उन रैप्टर जेट्स के पास आते ही मेरी सेंस इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि आसमान में होने वाली इस गड़बड़ को मैंने पहले ही फील कर लिया। मैं आराम से केबिन से बाहर निकला और शिप के आगे वाले डेक पर आकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और उस काले आसमान को घूरा। मेरे पीछे शार्प इंगवोग और बाकी सारे टीम मेंबर्स भी आकर खड़े हो गए। धीरे धीरे बादलों को चीरते हुए उन जेट्स की परछाइयां दिखने लगी। उनके उस विशाल और काले आकार को देखकर मेरी टीम के सभी लोग अंदर तक हिल गए। अचानक शार्प इंगवू का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो चिल्लाया, कैप्टन कूदो जल्दी। अगले ही सेकंड आसमान से आग उगलता हुआ एक मिसाइल सीधा शूटिंग स्टार की तरह हमारी तरफ गिरने लगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ईगल कंट्री वाले इतने कमीने होंगे कि बिना कोई वार्निंग दिए सीधा मिसाइल फायर कर देंगे। एक भयानक मौत का खतरा मेरे सामने था और जवाब देने का टाइम भी नहीं था। पर फिर बूम, मेरी बॉडी एक फ्लैश की तरह अपनी जगह से गायब हो गई और हवा में टेलीपोर्ट होकर उस मिसाइल के ठीक सामने प्रकट हुई। मैंने हवा में एक तगड़ा बाइसिकल किक मारा। वो मिसाइल जो आग उगा रहा था मेरे एक लात से फुटबॉल की तरह रिवर्स उड़ता हुआ गया और समुद्र में दूर जाकर ब्लास्ट हो गया। उसके बाद मैं हवा में लगातार फ्लैश होता रहा। स्वूश स्वूश, एक के बाद एक मिसाइल्स आसमान से समुद्र में गिरती रही और पानी पर भयानक एक्सप्लोजन्स होने लगे, जिससे सुनामी जैसी लहरें उठने लगी। पहली वेव का खतरा खत्म होते ही मैं टेलीपोर्ट होकर वापस शिप के सेंटर में आया। मैंने अपने नंगे हाथों से शिप के उस लोहे के फ्लैग पोल, झंडे के डंडे को उखाड़ लिया और फिर जैवलिन थ्रो की तरह पूरी ताकत से उस डंडे को आसमान में फेंक दिया। मेरी पावर इतनी भयानक थी कि हवा में सोनिक बूम फटी। सबसे आगे उड़ने वाला वो F-22 जेट रिएक्ट भी नहीं कर पाया और वो डंडा उसके बीचों बीच आर पार हो गया। आसमान में वो जेट एक दिवाली के पटाखे की तरह फटकर राख हो गया। ये सब होने में 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा था। मेरे इस मौत के खेल को देखकर
जाकर, चाहे शिप पर खड़ा शियापिंग वू हो या फ्लीट में बैठा हुआंग फूजोंग या फिर लाइव सैटेलाइट देख रहा वो गोरा डोनाल्ड, सबके सब शॉक्ड होके पत्थर की मूर्ति बन गए। और उन फाइटर जेट्स को उड़ाने वाले पायलट्स की तो आत्मा ही निकल गई थी। वो डर के मारे चिल्लाए, व्हाट द एफ, तुम्हें यकीन है ये इस ब्लू प्लैनेट का इंसान है? कहीं हमारा सामना किसी सुपर साइंस से तो नहीं हो गया? वो पायलट्स वहां सिर्फ आर्मी की जॉब कर रहे थे, अपनी जान थोड़ी देने आए थे। ऐसा भौकाल देकर बचे हुए सारे जेट्स अपनी दुम दबाकर वहां से ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। मेरी इस असंभव ताकत के आगे उनका ये हमला एक अकेला मजाक बनकर रह गया। उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट की सिक्योरिटी में कुछ और घंटे ट्रैवल करके हम आखिरकार ड्रैगन कंट्री वापस पहुंच गए। वापस आते ही बिना एक सेकंड वेस्ट किए मैंने नए सोल्जर्स को क्लास अवेकन करवाना शुरू कर दिया। पर इस बैच का लेवल थोड़ा हल्का था। सिर्फ 2 लोगों ने लेजेंडरी क्लास अवेकन की, क्योंकि सारे टॉप सोल्जर किंग्स पहले ही निकल चुके थे। पर सबसे बड़ी बात, इस लिस्ट में मेरी सेक्रेटरी लिन टोंग का नाम भी था। उसने आकर जो क्लास निकाली वो सीधा होली लाइट स्वॉर्ड मास्टर थी। लाइट एलिमेंट की स्वॉर्ड लेजेंडरी क्लास जो दुश्मन को काटने के साथ साथ अपनी टीम को हील भी कर सकती थी। एक और भयानक बिजी दिन खत्म हुआ और मैं रात को 12 बजे बेड पर लेट गया। इस बार मुझे लेवल 100 का फीडबैक मिला था। पिछली 3 बारों के कंपैरिजन में इस बार की पावर ऐसे मेरे अंदर आई जैसे आसमान से पूरी गंगा नदी मेरे अंदर बह गई हो। इस खतरनाक पावर ने मेरे पूरे जिस्म को घेर लिया था। मेरे आसपास की जगह ग्रेविटी और पावर से ट्विस्ट होने लगी। कमरे के सारे शीशे एक झटके में चूर चूर हो गए। ये भौकाल आधे घंटे तक चला और तब जाकर शांत हुआ। मैंने अपना पैनल खोला और स्टैट्स देखे। हर एक स्टैट लगभग 10,000 को छू रही थी। अचानक मुझे एक झटका लगा। मुझे फील हुआ कि ब्लू प्लैनेट की ग्रेविटी का मेरे ऊपर 0 असर हो रहा था। जिन कल्टिवेशन नॉवेल्स में मैं हवा में उड़ने की बातें पढ़ता था वो आज सच हो गई थी। इसके अलावा मेरी 9,000 से ऊपर की कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट ने मेरी बॉडी को इतना सख्त बना दिया था कि स्नाइपर राइफल छोड़ डायरेक्ट मिसाइल भी अब मेरी चमड़ी नहीं छील सकती थी। मैंने मॉल चेक किया तो देखा कि आज पुराने पैक्स के साथ कुछ नए पैकेजेस भी आए थे। Chaos Sword Monster Exclusive Divine Weapon Pack, Upgradable Mid-Tier Weapon और Armor Set, Price 5 billion। Enlightenment Pack DAO, इसको यूज करने से थोड़ी देर के लिए समझ 100 गुना बढ़ जाएगी और किंग रेल्म ब्रेक करने में मदद मिलेगी। प्राइस 3 बिलियन। स्पेशल पैक, पता लगाओ कि पूरी ड्रैगन कंट्री में और अवेकनिंग स्टोन्स कहां छुपे हैं। प्राइस 10 बिलियन। बिना सोचे मैंने लिन टोंग को फोन लगाया और डायरेक्ट 30 बिलियन रुपए अपने अकाउंट में डालने का ऑर्डर दे दिया। वेपन पैक से मेरी खुद की ताकत बढ़ेगी। डाओ पैक मुझे किंग रेल्म पार करवाएगा, पर उसे मैं तभी यूज करूंगा जब मेरा क्लास पावर पूरी तरह सेट हो जाए। और वो स्पेशल पैक तो जरूरी था ही, ताकि हम और लोगों को अवेकन करवा सकें। सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया, जब सब अवेकन हो ही रहे हैं तो क्यों ना अपने मॉम डैड को पहले अवेकन करवा दूं। भले ही उन्हें घटिया क्लास मिले, कम से कम उनकी बॉडी तो स्ट्रांग हो जाएगी और मैं उन्हें EXP पिल्स देकर लेवल बढ़ा दूंगा। आने वाले मिथिकल एरा में नॉर्मल लोगों को सिर्फ मॉन्स्टर्स मारकर EXP मिलती। मैं अपने पेरेंट्स को इतने खतरनाक रिस्क में थोड़ी डालता। मैं कोई ऋषि मुनि तो था नहीं, इतनी औकात रखता हूं तो थोड़ा सा नेपोटिज्म करके अपनी फैमिली को सिक्योर करना कोई गलत थोड़ी था। भले ही मिथिकल फोर्सेस बन गई थी, पर शुरू में सारे हाई लेवल मॉन्स्टर्स को मुझे अकेले ही मारना पड़ना था। बाकी लोग अभी वीक थे तो एक हेड स्टार्ट लेना तो बनता था। अगली सुबह 30 अगस्त ठीक 9 बजे मैं एक बिल्कुल ऑर्डिनरी डोमेस्टिक कार में बैठा, लिन टोंग को साथ लिया और अपने पुराने होम टाउन किंग शेन के लिए निकल गया। रास्ते में खबर आई कि ड्रैगन कंट्री के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस जारी किया है। 12 घंटे बाद देश के सारे बॉर्डर्स परमानेंटली लॉक हो जाएंगे। सारे फॉरेन एम्बेसीज को वक्त पर देश छोड़ना होगा। जो ओवरसीज चाइनीज सिटीजन्स वापस आना चाहते हैं वो तुरंत आ जाएं, और जितने भी फालतू फॉरेनर्स यहाँ रह रहे हैं उन्हें तुरंत देश से निकाला जाएगा। अगर किसी ने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो उन्हें सीधा वही मौत की सजा मिलेगी। और फालतू फॉरेनर्स किसे मानना है, इसका पूरा हक सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट के पास था। कुछ ही सेकंड्स में इस न्यूज पर 100 मिलियन लाइक्स पड़ गए। इंटरनेट पर आग लगी हुई थी। ड्रैगन कंट्री फाइनली अब चुप नहीं रहेगी। वो दिन याद है जब उन्होंने डॉग्स एंड चाइनीज नॉट अलाउड लिखा था? आज हमारी बारी है। कसम से बड़ा सुकून मिल रहा है। इस जन्म में चाइनीज होने का कोई पछतावा नहीं। जहां हमारी जनता खुशी से झूम रही थी, वहीं बाकी सारे देश खौफ से थर-थर कांप रहे थे। 40 मिलियन लोगों को देश से निकालना तो छोटी बात थी, असली फट इसलिए रही थी क्योंकि अगर ड्रैगन कंट्री ने अपने दरवाजे बंद कर लिए तो ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी चेन टूट जाएगी। कुछ देशों के लिए तो ये डायरेक्ट मौत थी, क्योंकि वो हमारे सस्ते सामान और मार्केट के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। वहां दंगे शुरू हो जाएंगे। और उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि वो अब भी हमारी असल प्लानिंग का पता नहीं लगा पाए थे। उनके भेजे हुए सारे स्पाइस का नामो निशान मिट चुका था। सुबह 10 बजे कोई ऑप्शन न बचा देकर ईगल कंट्री और उनके चमचे देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट देकर हमें धमकाया। पर हमारे फॉरेन अफेयर्स ने ऐसा थप्पड़ मारा कि सबकी बोलती बंद हो गई। हमारा नया रूल हमारी पूरी जनता का फाइनल डिसीजन है। हमें किसी दूसरे की फालतू एडवाइस नहीं चाहिए। अगर वॉर करनी है तो आ जाओ, हम तैयार हैं लड़ने के लिए।
इस स्टेटमेंट ने उन गोरों की बोलती बंद कर दी। ये ड्रैगन कंट्री करना क्या चाहती है? पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रही है। ये तो उनका पुराना स्टाइल बिल्कुल नहीं है। वहां ग्लोबल टेंशन आसमान फाड़ रही थी और यहाँ मैं अपनी सेक्रेटरी को घुमाता हुआ आराम से अपने घर पहुंच चुका था। अपनी बहू जैसी और थोड़ी बड़ी और मैच्योर लिंटोंग को देखकर मेरी माँ ये शिव की आंखें चमकने लगी। उसने आते ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे इतना प्यार दिया कि मुझे तो जैसे भूल ही गई हो। मेरे पिताजी चैन ल्यू जिन ने मेरे कंधे पर जोर से थपथपाया और खुशी से बोले, क्या बात है बेटे, मुझसे झूठ बोला कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने दिमाग पकड़कर बोला, अरे ओल्ड चैन, शांति रखो, ये मेरी सेक्रेटरी है लिंटोंग। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ओल्ड चैन गुस्से में चिल्लाए, चल बे निकल यहां से, तू क्या समझता है तेरे बाप ने 10 साल आर्मी में झक मारी है? तू एक नया भर्ती हुआ चिल्लर फौजी है और तुझे पर्सनल सेक्रेटरी मिलेगी? बोलते ही उन्होंने मेरे सिर पर एक तगड़ी थप्पड़ रसीद कर दी। सोफे पर बैठी लिंटोंग की तो फट गई। उसने पूरे ड्रैगन कंट्री में किसी की हिम्मत नहीं देखी थी जो मुझ पर हाथ उठा सके। मैंने थोड़ा पीछे हटकर कहा, ओल्ड चैन, अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो अब और सस्पेंस नहीं, लो मैं अपनी औकात बताता हूं। मैं चेन शुआन, अभी के वक्त में मिथिकल स्पेशल ब्यूरो का डायरेक्टर हूं। ये सुनते ही चेन ल्यू जिन ने अपनी 7 वुल्फ्स की चप्पल उतार ली और मुझे पीटने के लिए आगे बढ़े। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उन्हें रोका और अगले ही सेकंड फुल बैटल गियर में लोडेड आर्मी के जवानों ने एक भारी पत्थर उठाकर ड्राइंग रूम में रखा। उन जवानों ने कड़क सल्यूट मारा और बोला, रिपोर्ट, टास्क पूरा हुआ, चीफ का क्या ऑर्डर है? मैंने कमांड दी, वापस अपनी पोस्ट पर जाओ और बाहर गार्ड करो। यस सर। जब तक वो सोल्जर बाहर गए मेरे माँ बाप के होश उड़ चुके थे, खासकर मेरे बाप के, क्योंकि वो वेटरन थे और असली लोडेड वेपन्स को दूर से पहचान सकते थे। उन्हें पता चल गया था कि उनका बेटा कोई मजाक नहीं कर रहा है। उनकी शॉक्ड शक्ल देखकर मैं सीरियस हो गया। मैंने सीधा खड़े होकर एकदम सीरियस टोन में कहा, कॉमरेड चेन ल्यू जिन और कॉमरेड ये शिव, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ड्रैगन कंट्री का टॉप सीक्रेट है। इसे सिर्फ अपने दिमाग में लॉक करके रखना है। ये लीजिए, एनडीएस पर साइन कीजिए। मेरा ये अंदाज देकर उन दोनों बूढ़ों का थोड़ा दिमाग हिला, पर अपने बेटे पर पूरा भरोसा करते हुए उन्होंने साइन कर दिया। मैंने उन्हें बताया, 2 दिन बाद इस ब्लू प्लैनेट पर एक भयानक बदलाव आने वाला है। देश जो भी ऑर्डर दे बिना सोचे उसे फॉलो करना। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप दोनों का पहले से क्लास अवेकन करवा सकूं। मैंने उन्हें पूरा सिस्टम, मॉन्स्टर्स और अवेकनिंग के बारे में समझाया। उन्हें थोड़ा कुछ समझ नहीं आया, पर उन्हें इतना समझ आ गया था कि इस पत्थर पर हाथ रखने से ताकत मिलती है। उसके बाद चेन ल्यू जिन ने अपने भारी वेटरन वाले हाथ उस पत्थर पर रखे। बूम! 1 सेकंड के अंदर वहां से गजब का सुनहरा लाल रोशनी का पिलर निकला। मेरा खुद का दिमाग हिल गया। पहले ही दिन मेरे पिताजी ने सीधा मिथिक लेवल की क्लास अवेकन कर ली थी। पूरे देश में मेरे बाद वो दूसरे इंसान थे जिनकी औकात मिथिक थी। सच कहते हैं, बाप बाप होता है। इस वक्त ओल्ड चैन को फील हो रहा था कि उनके खून में अचानक एक तूफान चल रहा था और उनके दिमाग में अलग अलग मिस्टिकल बातें घूम रही थी। अपनी 50 साल की जिंदगी में उन्होंने ऐसा मैजिक पहली बार देखा था। रोशनी खत्म होते ही मैं तुरंत दौड़कर उनका हाथ पकड़कर चिल्लाया, ओल्ड चैन, कौन सी क्लास निकली है? चेन ल्यू जिन ने दिमाग पढ़ते हुए अपने आप बोल दिया, मिथिक हिडन क्लास एन्चांटर। मैंने सोचते हुए कहा, एन्चांटर, मिथिक लाइफस्टाइल हिडन क्लास। ये किसी भी नॉन लिविंग आइटम पर जादू फूंकर उसे अपग्रेड कर सकती है। इसकी ताकत लेवल और मटेरियल की समझ पर डिपेंड करती है। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं सोच रहा था इनको आराम करने दूंगा, पर अब तो सीन पलट गया। देश के लिए एक मिथिक एन्चांटर भगवान से कम नहीं था। सोचो, अगर उन 34 स्टील सिटीज की दीवारों पर ये मैजिक कर दें या मेरे नए वेपन्स पर एन्चांट कर दें तो पूरे देश का लेवल बढ़ जाएगा। मैंने तुरंत उन्हें सोफे पर बैठाया और अपनी घबराई हुई माँ की तरफ देकर बोला, ओल्ड ये, अब आपकी बारी। यीशु ने थोड़ा डर डर के सांस ली और पत्थर पर हाथ रखा और बोली, मुझे भी करना पड़ेगा क्या? ठीक है। बूम! फिर से एक भयानक सुनहरा लाल पिलर ऑफ लाइट आसमान की तरफ शूट हुआ। एक कोने में बैठी स्ट्रिक्ट और ठंडी सेक्रेटरी लिंटोंग के मुंह से गाली निकल गई। होली शिट, ये फैमिली थोड़ी थी, ये तो मॉन्स्टर्स थे। तीनों बाप माँ बेटा मिथिक क्लास थे। कोई बाहर वाला देखता तो सोचता मैं डायरेक्टर होने का फायदा उठाकर सिस्टम को हैक कर रहा था। मैंने एक्साइटेड होकर फिर पूछा। माँ ने बताया, मिथिक हिडन क्लास एल्केमिस्ट। मैं कोई भी पिल और पोशन बना सकती हूँ और सारी रेसिपी ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ गई हैं। मेरा दिमाग तो खुशी से छत फाड़ने वाला था। मैं खुद सिस्टम से चीट करके मिथिक बना था, पर मेरे पेरेंट्स बिना किसी जुगाड़ के खुद मिथिक बन गए। एल्केमिस्ट अभी काम नहीं आएगी क्योंकि हर्ब्स आई नहीं थी, पर आने वाले टाइम में EXP पिल्स, हीलिंग आइटम्स, सब कुछ यही बनाएंगी। ये पूरी दुनिया में सबसे हाई डिमांड वाली जॉब थी। मैंने तुरंत अपनी जेब से X पिल्स निकाली और उन दोनों को ढेल दी। देखते ही देखते दोनों लेवल 40 हिट कर गए। लेवल अप होते ही उनकी बॉडी की पूरी रिपेयरिंग हो गई। ये शिव के चेहरे की झुर्रियां गायब, बाल काले और चमड़ी एकदम जवान लड़की जैसी हो गई। और ओल्ड ये जब शीशे के सामने गए तो एक आशिक की तरह हंसने लगे। कोई भी औरत जवान होने के लालच से नहीं बच सकती। मैं उन्हें देख रहा था, दोनों थोड़ा अकेले में रोमांस करने वाले थे। मैंने खांसी करके बोला, डायरेक्टर चैन मैडम, ये फोकस करो यहाँ। दोनों शर्म से लाल हो गए। मैंने हंसकर बोला,
आप दोनों इतने सस्ते लोग हो, सिर्फ बाहर की चमड़ी से खुश हो गए। असली ताकत तो आत्मा में होती है। मेरे इस मजाक पर दोनों ने मेरा एक एक कान पकड़कर ऐसे खींचा जैसे मैं अभी भी उनका छोटा बच्चा हूं। मैंने अपना डायरेक्टर का एटीट्यूड वापस लाते हुए कहा, ओके मजाक बंद, अभी सीरियस बात करते हैं। मैं डायरेक्टर ऑफ मिथिकल स्पेशल ब्यूरो की हैसियत से कॉमरेड चैन लियू जुन को ब्यूरो के एन्चेंटिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाता हूं और कॉमरेड ये शिव को एल्केमी डिपार्टमेंट का हेड बनाता हूं। अपनी नई यूथ जैसी बॉडी देखने के बाद दोनों को पूरा भरोसा हो गया था कि मेरा स्टेटस रियल है। पर एक साधारण गांव वालों से अचानक ड्रैगन कंट्री की सबसे मिस्टीरियस फोर्स के डिपार्टमेंटल हेड बनने की न्यूज उन्हें पैनिक कर रही थी। ये पोजीशन आम नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें डर था कि बाहर लोग मुझे भ्रष्टाचार करने वाला कहेंगे। उनके डर को समझकर मैंने अपनी आवाज ऊंची की और कड़क आवाज में कहा, कॉमरेड्स, मैं यहाँ कोई डिस्कशन या एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये मिलिट्री ऑर्डर है। वो मुझे फालतू में और गरियाने वाले थे, पर जब उन्होंने मेरे फेस पर एक असली जनरल जैसा आग और एटीट्यूड देखा तो दोनों ओल्डीज का दिल थोड़ा कांप गया। एक 10 साल के वेटरन सोल्जर होने के नाते चैन ल्यूजुन ने अचानक से खड़े होकर मुझे एक कड़क मिलिट्री सल्यूट मारा और बोला, यस चीफ। उसके बाद मैंने लिन टोंग को ऑर्डर दिया कि वो ब्यूरो में कांटेक्ट करके बाकी सारी चीजें सेट कर दे। जैसे ही ये सीरियस काम वाली वाइब खत्म हुई, हमारी फैमिली वापस अपने उसी पुराने खुशी वाले माहौल में लौट आई। सही बताऊं तो ओल्ड चैन, ओल्ड ये और लिन टोंग आपस में एक मस्त फैमिली लग रहे थे और मैं, जो उनका सगा बेटा था, पूरी तरह इग्नोर हो गया था। खाना खाने के बाद मैंने मॉम डैड की पैकिंग करवाई और हम तुरंत डोंग फोंग बेस लौट आए। रात के 9 बज चुके थे। तभी ड्रैगन कंट्री के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक लेटेस्ट नोटिस रिलीज किया। उसमें सिर्फ 4 सिंपल वर्ड्स थे, ड्रैगन कंट्री बॉर्डर्स सील्ड। ठीक 10 मिनट बाद दूसरा ऐलान भी आ गया। 31 अगस्त सुबह 8 बजे देश के 34 डिफेंस जोन्स में एक साथ 68 लाख आर्मी डिप्लॉय की जाएगी। हर एक डिफेंस जोन में लगभग 2 लाख जवानों की फौज होगी। सारे डिफेंस जोन्स अपनी तैयारी पूरी रखें। इन दोनों न्यूज के बाहर आते ही बाकी देशों के तो होश उड़ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें और कितनी बार झटके लगने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से इस पूरे ब्लू प्लैनेट पर सिर्फ और सिर्फ हमारी ड्रैगन कंट्री ही ट्रेंडिंग पर थी। सोचो जरा, बाकी 4 सबसे बड़े देशों की टोटल आर्मी मिलाकर भी 60 लाख नहीं थी। और ये तो सिर्फ वो नंबर्स थे जो टेबल पर थे। अंदर खाते हमारी असली आर्मी कितनी बड़ी थी ये किसी को नहीं मालूम था। ईगल कंट्री, जो इस ब्लू प्लैनेट का दादा बनता था, उसने डर के मारे तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। वही उनके चमचे देश सकुरा कंट्री यानी कि जापान की आम जनता का रिएक्शन एकदम रियल था। उनके देश से बाहर जाने वाली सारी फ्लाइट्स फुल हो चुकी थी। क्रूज शिप्स और प्राइवेट यॉट्स की बुकिंग फुल थी। यहां तक कि बेयर कंट्री में इल्लीगल एंट्री मारने के टिकट्स तक नहीं मिल रहे थे। उन्हें पता था कि अगर ड्रैगन कंट्री सच में S3 सीजन यानी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करेगी तो सबसे पहले उन्हीं की बैंड बजेगी। सकुरा कंट्री के लिए वो रात मौत जैसी थी। लोग सो नहीं पाए। हमारे देश में भी लोग रात भर नहीं सोए थे। भले ही उन्हें देश पर भरोसा था, पर अंदर ही अंदर एक बेचैनी जरूर थी, क्योंकि देश ने अभी तक इन एक्शंस का असली रीजन नहीं बताया था। 31 अगस्त की सुबह आसमान में हल्की रोशनी होते ही सारे डिफेंस जोन्स के बाहर ढेर सारी मीडिया जमा हो चुकी थी। 2 लाख की आर्मी का एक साथ एंट्री लेना, ये इतना बड़ा सीन था जिसे देखकर असली वॉर देखने वाले बूढ़ों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। अचानक दूर से एक भारी आवाज आने लगी, जिसकी वजह से जमीन कांपने लगी। फिर एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सारे ड्रैगन कंट्री वालों का सीना चौड़ा कर दिया। रोड के बिल्कुल एंड से टाइप 99 मेन बैटल टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की एक लंबी चेन डिफेंस जोन की तरफ धीरे धीरे आ रही थी। ये लाइन ऐसी थी कि जहां तक नजर जा रही थी कोई एंड नहीं दिख रहा था। आर्मी की एंट्री के अलावा आम जनता खुद अपना सामान और खाना जमा करके आर्मी कैंप्स में दे रही थी, जिसने इंटरनेट पर सबका दिल छू लिया। यही थी हमारी ड्रैगन कंट्री की असली ताकत, फौज का जनता से प्यार और जनता का फौज पर भरोसा। 1 सितंबर सुबह 9 बजे गवर्नमेंट ने एक फ्रेश ऑर्डर निकाला। 2 सितंबर को हर तरह का काम बंद रहेगा और पूरे देश में छुट्टी होगी। सारे सिटीजन्स अपने घरों के अंदर रहे, बाहर निकलने की गलती ना करें। कल सुबह 9 बजे मिथिकल स्पेशल ब्यूरो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें सभी टॉप लीडर्स होंगे और साथ ही देश की सबसे सीक्रेट फोर्स मिथिकल स्पेशल फोर्सेज पहली बार पब्लिक के सामने अपनी पावर दिखाएगी। ये सुनते ही हमारे इंटरनेट यूजर्स और बाकी दुनिया का दिमाग चकरा गया। पिछले कुछ दिनों से देश के हाई प्रोफाइल एक्शंस ने ब्लू प्लैनेट को हिला दिया था और अब ये मिथिकल स्पेशल फोर्सेज, सब यही सोच रहे थे क्या ये वही फोर्स है जिसने ईगल कंट्री में कार्स को नंगे हाथों से फाड़ा था। जहां हमारी जनता इस पल का वेट कर रही थी, वहीं व्हाइट हाउस में बैठा सुनहरे बालों वाला डोनाल्ड गुस्से से बेहोश होने वाला था। डोनाल्ड गुस्से से चिल्लाया, शिट, हमारी इंटेलिजेंस टीम क्या घास चल रही है? इतनी बड़ी न्यूज का उन्हें पता तक नहीं चला। जो मीडिया सड़क से फोटो खींची है वो इनकी रिपोर्ट से ज्यादा बेटर है। कोई मुझे बताएगा कि ये फोर्स आखिर करना क्या चाहती है? प्रेसिडेंट की इस चीख सुनकर ऑफिस में बैठे सारे मिलिट्री जनरल्स ने एक दूसरे की शक्ल देखी और ऐसे चुप रहे जैसे कुछ सुना ही ना हो। इस हाई
टेंशन माहौल के बीच मैं डोंगफेंग बेस के अपने कमरे में आधी रात होने का इंतजार कर रहा था। ये आखिरी बार था जब मैं इस मिथिकल गेम के सामने बैठने वाला था। 2 सितंबर, ठीक रात के 12 बजे घड़ी का अलार्म बजा और मेरे फोन से एक बेहद पुरानी और भारी आवाज आई। ब्लू प्लैनेट के इकलौते क्लोज्ड बीटा प्लेयर चैन श्वान, आपका इस वक्त तक साथ देने के लिए शुक्रिया। कृपया इस मिथिकल बीटा गेम को रेट करें। मेरी आंख फड़की। इस गेम का रोना धोना बिल्कुल 10,806 जैसा क्यों था? अपना जमीर मारकर मैंने 5 स्टार रेटिंग दबा दी। सिस्टम बोला, आपकी बेहतरीन रेटिंग के लिए शुक्रिया। गेम को इतना पसंद करने के इनाम के रूप में हम आपको कुछ इंटरनल सीक्रेट्स दे रहे हैं। सीक्रेट 1, मिथिकल एरा दोपहर 12 बजे लैंड करेगा और आने से पहले कोई वार्निंग नहीं होगी। सीक्रेट 2, मिथिकल एरा के सारे मॉन्स्टर्स बुरे नहीं हैं, आप उनसे बात करके अलायंस बना सकते हैं। सीक्रेट 3, वहां सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि हद से ज्यादा ताकतवर एलियन रेसेस भी हैं जो इंसानों को सिर्फ अपना खाना मानती हैं। सीक्रेट 4, पहले 1 महीने तक वो एलियन रेसेस यहाँ लैंड नहीं करेंगी, इसलिए जल्दी अपनी पावर बढ़ा लो। आखिरी लाइन बोलते ही गेम स्क्रीन पर बिजली चमकी, एक भारी फ्लैश आई और गेम हमेशा के लिए गायब हो गया। मैं हवा में हाथ मारकर चिल्लाया, अबे ये क्या है? मुझे और पैसे उड़ाने थे, मेरा लेवल अप कैसे होगा? पर फोन से कोई जवाब नहीं आया। उसके तुरंत बाद हवा अचानक जमने लगी और एक असंभव पावर हवा में से निकलकर तूफान की तरह मेरे जिस्म में घुसने लगी। मेरी बॉडी हवा में उड़ने लगी और मेरे अंदर से एक भयानक चमकती रोशनी निकलने लगी। इस पावर की वेव इतनी तगड़ी थी कि मेरे कमरे का सारा फर्नीचर राख बन गया। बगल वाले कमरे फट गए, धूल और पत्थर उड़ने लगे। स्पेशल लोहे से बना अंडरग्राउंड बेस भी इस झटके से गिरने वाला हो गया था। किस्मत अच्छी थी कि बाकी लोग दूर थे तो किसी की जान नहीं गई। इतना बड़ा बवाल हुआ तो सब भागते हुए आए। सबसे पहले मिथिकल स्पेशल फोर्सेस के लोग पहुंचे। जैसे ही वो पास आए, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर एक बड़ा पहाड़ रख दिया हो। लेवल 50 होने के बावजूद वो उस पावर के आगे पतों की तरह कांप रहे थे। एक सोल्जर शौक से चिल्लाया, वो डायरेक्टर का कमरा है, क्या डायरेक्टर अवेकन कर रहे हैं? दूसरा डर के बोला, हे भगवान, ये पावर सच में बहुत भयानक है। सारे जवान आंखें फाड़े उस कमरे को देख रहे थे। तभी भागते हुए लिन जानिए वहां पहुंचे। उन्होंने हालत देखते ही चिल्लाकर ऑर्डर दिया, सारे स्पेशल फोर्सेस मेंबर्स चारों तरफ फैल जाओ और एक डिफेंसिव एरे बनाओ। अगर ये पावर और फैली तो पूरा बेस हमारे ऊपर गिर जाएगा। सारे मेंबर्स ने एक साथ कहा, यस सर, और अपनी पावर लगाकर एक बड़ा एनर्जी का घेरा बना दिया जिससे मलबा कवर हो गया। ये देखकर लिन जानिए ने राहत की सांस ली। उन्होंने बगल में खड़ी लिन टोंग से पूछा, शियाओ टोंग, सच बताना, अगर तुम डायरेक्टर के साथ आमने सामने लड़ी तो कितने अटैक्स झेलोगी? लिन टोंग के चेहरे पर एक कड़वी स्माइल आई और वो बोली, आप मेरी औकात कुछ ज्यादा ही बड़ी समझ रहे हैं। डायरेक्टर जिस लेवल की पावर अभी छोड़ रहे हैं, अगर हमारी पूरी मिथिकल स्पेशल फोर्सेस भी एक साथ लड़ ले तो वो बिना अपने दोनों हाथ उठाए हम सबको हरा देंगे। वहीं उस टूटे मलबे के बीच मैं एक सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। स्वॉर्ड डाओ की हजारों सीक्रेट बातें मेरे दिमाग में भर रही थी। एक भयानक पावर मेरी हड्डियों और मसल्स को ब्रेक करके उन्हें लाख गुना स्ट्रांग बना रही थी। और फिर मेरे खरीदे हुए डिवाइन वेपन सेट हवा में प्रकट हुए और खुद मेरी बॉडी पर पहने गए। बूम! एक भयानक आवाज हुई और मैं मलबे से निकलकर हवा में फ्लोट करने लगा। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग फ्रीज हो गए। लिन जानिए के पास खड़ी लिन टोंग की आंखों में चमक आ गई और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा में उड़ते हुए मुझे देखकर वो पूरी तरह फिदा हो चुकी थी। एक खतरनाक चमकती हुई सुनहरी बैटल आर्मर मेरे जिस्म पर थी। एक लंबा सुनहरा ड्रैगन तलवार मेरे आसपास घूम रहा था और मेरे पीछे हजारों स्वॉर्ड्स की परछाई बन रही थी। इस पल मैं बिल्कुल किसी स्वॉर्ड इमॉर्टल जैसा लग रहा था। उन सब के हैरान चेहरों को देखकर मैंने अपनी एनर्जी कंट्रोल की और आराम से लिन जानिए और लिन टोंग के पास उतरा। मैंने सिर खुजाते हुए थोड़ा नर्वस होकर पूछा, अरे मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, ये जो टूट गया है इसका फाइन देना पड़ेगा क्या? मेरी इस लाइन को सुनते ही लिन टोंग की हंसी छूट गई और उसने थूक दिया। बाकी सारे स्पेशल फोर्सेस वाले भी हंसने लगे। इस हंसी मजाक को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कल दुनिया तबाह होने वाली है। थोड़ी देर बाद सब लोग मुझे ट्रेनिंग हॉल की तरफ ले गए। मैं स्टेज पर खड़ा हुआ और उन जवानों को देखा। मैंने ऐलान किया, मैं आज इस फोर्स के अंदर एक नई इली टीम बना रहा हूं जिसका कोड नेम होगा चिकशाओ यानी रेड हेवेंस। इसमें स्यापिंग वू और बाकी 68 लेजेंडरी क्लास वाले मेंबर्स शामिल होंगे। ये चिकशाओ टीम सबसे इलीट होगी जिसका काम इमरजेंसीज और सीधा कैपिटल सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। बाकी सारे मेंबर्स कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 34 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे और अलग अलग डिफेंस जोन्स में जाएंगे। सारे जवानों ने एक साथ चिल्लाकर जवाब दिया, यस सर। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। किसी को कोई डाउट नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ आग थी क्योंकि मैं उनके लिए एक भगवान बन चुका था। उस रात कोई नहीं सोया। सब कल की तैयारी कर रहे थे जिसमें मैं भी शामिल था। इस बार मैं खुद कैपिटल कमांड सेंटर में बैठकर सारी प्लानिंग संभाल रहा था। हालांकि मैं अंदर से किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए मचल रहा था, पर वक्त नहीं था। मिथिकल एरा आने पर देश की मेरी जरूरत थी। मैं छिपकर कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। सुबह 5:30 पर तैयारी पूरी हुई। मेरा ऑर्डर मिलते ही 1800 अवेकेंड सोल्जर्स एक लाइन में चलते हुए कैपिटल आने वाले ट्रांसपोर्ट पर चढ़ गए। सूरज निकल चुका था।
सुबह 7 बजे। ना बच्चे स्कूल गए, ना कोई पार्क में था। सारी सड़कें खाली थीं। देश के सारे लोग अपने टीवी और कंप्यूटर के आगे बैठे थे। कैपिटल का ग्रेट हॉल तैयार था और वीआईपीज अंदर आ रहे थे। कुछ ही देर में आगे की 2 लीडर्स की लाइन छोड़कर बाकी पूरा हॉल भर गया था। फिर कैबिनेट के टॉप लीडर्स और मैं अपनी मिथिकल स्पेशल ब्यूरो की टीम के साथ हॉल में आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। करोड़ों लोगों के सामने नंबर 1 कमांडर स्टेज पर गए। उनका चेहरा सीरियस और पावरफुल लग रहा था। नंबर 1 कमांडर ने माइक पर बोला, मेरे दोस्तों, देशवासियों, गुड मॉर्निंग। आपने सुना होगा कि हमने कई नए रूल्स लगाए हैं। पहले तो मैं पूरे देश को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने इस काम में हमारा साथ दिया। नीचे बैठे सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। नंबर 1 कमांडर ने हाथ से इशारा करके सबको शांत किया। उन्होंने आगे कहा, ड्रैगन कंट्री और पूरा ब्लू प्लैनेट एक ऐसी आफत का सामना करने वाला है जो पहले कभी नहीं आई, पर हमारी तैयारी पूरी है। मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, आप लोग डरे नहीं। अपने देश पर, गवर्नमेंट पर, आर्मी पर भरोसा रखें। हमारी ड्रैगन कंट्री 5000 साल से खड़ी है। हमने सब देखा है और इस बार भी हम जीतेंगे। ये सुनकर पूरे हॉल के लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। नंबर 1 कमांडर ने फिर अनाउंस किया, अब मैं ड्रैगन कंट्री के मिथिकल स्पेशल ब्यूरो के डायरेक्टर कॉमरेड चेन शुआन को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर आपसे 2 बातें करें। नंबर 1 कमांडर स्टेज से उतरते वक्त मुझे एक सपोर्ट वाली स्माइल दे गए। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने पावर गेन कर ली थी और 7 दिन से डायरेक्टर था, पर इतने बड़े लेवल पर लाइव आना अलग बात थी। मैंने लंबी सांस ली और अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में स्टेज पर गया। ये मेरा पहला पब्लिक अपीयरेंस था। मेरी फिट बॉडी को देखकर टीवी के आगे बैठी लड़कियां पागल हो गईं। एक लड़की चिल्लाई, ओ माय गॉड, मिथिकल स्पेशल ब्यूरो का डायरेक्टर इतना जवान है, इतना हैंडसम है कि मैं फिदा हो गई। मन कर रहा है उसके 8 बच्चे पैदा करूं। स्टेज पर खड़े होकर मैं रिस्पेक्ट के साथ एक भारी जिम्मेदारी फील कर रहा था। मैंने सीधा माइक में देखा और बोला, दोस्तों नमस्कार, मैं मिथिकल स्पेशल ब्यूरो का डायरेक्टर चेन शुआन हूं। आप में से ज्यादा लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, पर आगे मैं आपको बार बार दिखूंगा। ये सुनकर आम लोग कंफ्यूज हो गए, पर आगे बैठे कैबिनेट लीडर्स और टीवी पर मेरे पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था इस बात का वजन कितना था। वो सोच रहे थे, बेचारा अभी 20s में है और पूरे देश को बचाने का बोझ ले रहा है। सबकी कंफ्यूजन के बीच मैंने अगला धमाका किया। मैंने बताया, 1 हफ्ते पहले ड्रैगन कंट्री साइंस एकेडमी ने अपने अदर वर्ल्ड डिटेक्टर से एक अजीब सिग्नल पकड़ा। एक नई दुनिया जिसका नाम है मिथिकल एरा, वो हमारे ब्लू प्लैनेट पर हमला करने वाली है। साइंटिस्ट ने इसको डबल चेक कर लिया है। ये सच है। आज दोपहर 12 बजे पोर्टल खुलने वाला है। ये स्टोरी हाई कमांड ने लॉजिक देने के लिए बनाई थी। ये सुनते ही हॉल के लोग शॉक में थे। उन्हें लगा था कोई नई न्यूज आएगी, पर ऑल्टरनेट डायमेंशन। टीवी के आगे लोग हिल गए थे। गवर्नमेंट ने उन्हें पहले इनडायरेक्टली ट्रेन किया था, पर अब ऑफिशियल सुनकर उनके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जो गोरे देश लाइव देख रहे थे वो हंस पड़े। एक लीडर बोला, क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? ऐसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ऐसी फालतू बातें? ये लोग हमें धोखा देने के लिए एलियन स्टोरीज बना रहे हैं। मैंने स्टेज पर स्पीच कंटिन्यू रखी। मैंने आगे बताया, ये मिथिकल एरा एक आफत है, पर इसमें बड़ा चांस भी है। जब वो डायमेंशन खुलेगा तब यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी आएगी और इंसान नए क्लासेस अवेकन करके सुपर पावर्स गेन कर पाएंगे। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे, सारी उम्र साइंस पढ़ी और अब ये हमें मैजिक पर विश्वास करने को कह रहा है। मैंने बोला, मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, पर आपने देखा है हमारी तैयारी। अब मैं आपसे कहूंगा कि टिएनएमएन स्क्वायर की तरफ चलिए, ताकि आप हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग मिथिकल स्पेशल फोर्सेस को देख सके। और हाँ, इस फोर्स का हर एक मेंबर फुली अवेकेंड है। ये बोलकर मैं स्टेज से पीछे गया और अपनी आर्मर पहनने लगा। हॉल के लोगों का दिमाग सुन्न था। मेरा आखिरी सेंटेंस इंटरनेट पर आग लगा चुका था। एक यूजर ने लिखा, मेरे पास डिग्री तो नहीं है, तो मैं बस एक ही वर्ड बोलूंगा, होली शिट, ड्रैगन कंट्री ओपी। दूसरी तरफ सारे ऑफिसर स्क्वायर की दीवार पर गए, पर वहां नॉर्मल गार्ड्स के अलावा कोई आर्मी नहीं दिखी। तभी लिन जियान ये आर्मर पहने हुए दौड़ कर आए और सल्यूट मारा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मिथिकल स्पेशल फोर्सेस की लाइन बन चुकी है चीफ, शुरू करने का ऑर्डर दे। नंबर 1 कमांडर ने हाथ उठाकर इशारा किया। अचानक गजब का जोश वाला नेशनल एंथम बजने लगा और दूर आसमान से कई लोग हवा में चलते हुए आने लगे। उनकी सिल्वर आर्मर चमक रही थी और उनकी पावर रिलीज हो रही थी। ये हमारी छिक्स्याओ स्क्वाड थी। वो लोग स्क्वायर के ऊपर हवा में उड़ने लगे। तलवारों की रोशनी आसमान में घूम रही थी। ये देखकर सब पत्थर बन गए। अचानक कैपिटल के आसमान में बादल गरजे। आसमान को चीरते हुए गाढ़ी सुनहरी रोशनी सीधा नीचे गिरी। मैं उस रोशनी के अंदर उस गोल्डन आर्मर को पहने हुए खतरनाक एटीट्यूड में खड़ा था। मेरे पीछे एक 100 मीटर लंबी स्वॉर्ड की परछाई थी, बिल्कुल किसी भगवान की तरह। भले ही फाइट शुरू नहीं हुई थी, पर मेरी पावर जनता को सेफ्टी का एहसास दिलाने के लिए काफी थी। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, पर इसने दुनिया को हिला दिया। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों की फट गई और जनता में जोश भर गया। मिथिकल स्पेशल फोर्सेस तुरंत 34 ग्रुप्स में बट गई और अपने जोन्स की तरफ निकल गई। मैं और मेरी छिक्स्याओ टीम कैपिटल में ही रुक गई। दोपहर 11:30 बजते ही पूरे देश में एक तेज सायरन बजा। पूरा देश लेवल 1 कॉम्बैट मोड में था। टैंक्स, जेट्स, शिप्स और मिसाइल्स लॉक थे। न्यूक्लियर साइलोस खुल चुके थे। एक्सट्रीम टेंशन का टाइम था। पुलिस डॉग्स भी पेट भर खाना खाकर आफत से भिड़ने के लिए रेडी थे। जब कैपिटल की वॉच टावर पर सुइयां ठीक 12 बजे पर आईं, आसमान ऐसे कटा जैसे किसी ने तलवार चलाई हो और एक विशाल काली दरार धीरे धीरे खुलने